में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं एडवोकेट समीक्षा गुप्ता शिमला से आज की टैक्स ज्ञान सीरीज के 4th वेबिनार एज अ मॉडरेटर कंडक्ट करूंगी। आज का विषय है प्रैक्टिकल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस इन जीएसटी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है सीए तरुण अरोड़ा जी, जो गुरुग्राम से है और प्रायोजक है बिज ज्ञान की। So introducing you all to CA Tarun Arora जी, जो जिन्होंने अपना FCA and BCom में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. He is a proprietor at Tarun Subhash Arora and Company, a fellow member of ICAI and a commerce graduate from Delhi University, a student of GST and researching on the subject since 2015. He is a regular speaker at various forums of certified courses on GST conducted by ICAI and also CPE seminars, giving consultations to various organizations on the latest and tricky aspects of GST and regularly representing clients before revenue department at various levels. His firm provides an array of services to various clients ranging from individuals to big corporate entities. The firm is well recognized in the field of GST and has assisted various medium and large-scale entities in implementing and complying with GST at ease. He has also been an active member of various social organizations and serving the tax fraternity and consultation. सीए तरुण अरोड़ा जी, आपका आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने आने के लिए। तो अब परिचय आज के पैनलिस्ट का, जो कि यमुनानगर से है, सीए मनोज लांबा जी, जिन्होंने बीकॉम, एफसीए, एलएलबी एंड फाइनल पास and also a final pass of ICSI. Practicing as a chartered accountant at Messrs. Anurag Manoj and Associates. Experience of more than 22 years in auditing, he has been practicing in the field of income tax and company law. An ex-chairman of Yamunanagar branch of ICAI, an ex-vice chairman of an ex-treasurer of Yamunanagar branch of ICAI, an ex-secretary of Yamunanagar Income Tax Council Association. He is a member advisory committee of Income Tax Association of Taxpayers and Tax Professionals, also educating general public, students, and chartered accountants through his YouTube channel called Tax की पाठशाला. सर मनोज लांबा जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। अब मैं मुख्य वक्ता जी, कीनोट स्पीकर से गुजारिश करूंगी कि वो आज के विषय पर अपना वक्तव्य द्वारा हमारा ज्ञान वर्धन। जी, आजकल टैक्स की पाठशाला का एक और कोर्स भी चल रहा है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं दे कैन आल्सो ज्वाइन। तो ये जीएसटी कोर्स हमारा 18 डेज का 35 आवर्स का प्रोग्राम है। अभी आज इसकी दूसरी क्लास होगी हमारी। ये कोर्स हमने बेसिकली जीएसटी कोर्स फॉर बिगनर्स के नाम से स्टार्ट किया है। इसमें 35 आवर्स का प्रोग्राम है और जिसमें जीएसटी की जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे रजिस्ट्रेशंस हो गया, रिटर्न्स होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, कंसेप्ट ऑफ सप्लाईज हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, ई वे बिल हो गया, इनवाइसिंग हो गया, पेनल्टीज होगी, असेसमेंट्स हो गया, पोर्टल पे काम कैसे करना है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही हैं, इन सभी चीज़ों को हमने इस कोर्स में कवर करने की कोशिश की है। और डिफरेंट डेज पे हमने डिफरेंट एरिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें ही फैकल्टी बनाया है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या उनका कोई स्टाफ इसमें इंटरेस्टेड है तो उनके लिए जस्ट ए इंफॉर्मेशन है कि दे कैन आल्सो ज्वाइन फॉर दिस कोर्स। क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। तरुण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। Whether it is audible now or not? जी तरुण जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मोबाइल भी बंद हो गया, लैपटॉप भी बंद हो गया। So starting on with the discussion for today, the topic that we have to discuss today is not a specific topic, rather the issues or practical difficulties or any other
activity in GST which is creating problems for us as a professional. So I will first start with the basic thing. And the basic thing in my GST is the registration aspect. So the first thing that I need to do, जो मेरे को सबसे पहले करना होता है कि मेरे को registration कहाँ करानी है, कैसे करानी है और किस किस फॉर्म के अंदर मेरे को वो रजिस्ट्रेशन होगी. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा जीएसटी के अंदर जो ये बोलता है कि आप एक नॉर्मल डीलर हो या आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, दैट इज यू आर अ डीलर हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी है. दैट इज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन. उस वाले में तो सबको पता है कि हाँ ठीक है हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है, मेरा काम कंप्लीट हो गया. बट देयर आर मेनी अदर कैटेगरीज इन विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं रजिस्टर हो सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एज टैक्स डिडक्टर, एज टैक्स कलेक्टर. अब जब मैं टैक्स डिडक्टर या एज टैक्स कलेक्टर अपने आप को रजिस्टर करता हूँ तो वो एक ही स्टेट में मेरी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में कवर हो जाता है. यानी ऐसा हो सकता है कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं एज नॉर्मल सप्लायर प्लस मैं जीएसटी में एज टैक्स डिडक्टर भी रजिस्टर हूं और दोनों सेम स्टेट में. फॉर एग्जांपल दोनों पंजाब में है, दोनों दिल्ली में है, दोनों, यानी एक ही स्टेट में मेरे पास दो रजिस्ट्रेशन हो सकती है, एक नॉर्मल डीलर की, एक टैक्स डिडक्टर की. उसी के अंदर मैं ऐड करता हूं शायद मेरे पास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, यानी वो एक थर्ड रजिस्ट्रेशन मेरी सेम स्टेट के अंदर ऐड हो गई. सो मेरे पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हो सकती हैं सेम स्टेट के अंदर. मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नॉट बिकॉज मैंने ऑप्ट कर लिया कि दो डिफरेंट प्लेसेस के लिए अलग अलग ले रहा हूं. एक ही प्लेस के ऊपर मेरी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकती है. एज नॉर्मल सप्लायर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर हो सकती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो सकती है. तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि क्या मेरे ऊपर जोन जोन सी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हैं, चाहे वो नॉर्मल की हो, चाहे आईएसडी की हो, डिडक्टर की हो, कलेक्टर की हो, क्या मैंने वो रजिस्ट्रेशन ले ली हैं या नहीं ले ली है. इन सब प्रोविजंस के लिए, जस्ट अ सेकेंड, इन सब प्रोविजंस के लिए जो मेजर बेसिक प्रोविजंस होते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. मेरे जीएसटी के अंदर तीन बेसिक सेक्शंस हैं. सेक्शन नंबर 22 जो मेरे को ये बोलता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है तो उसके लिमिट्स क्या होंगे. सेक्शन नंबर 24 जो ये बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको डे 1 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. यानी आपको जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, आज की डेट में रजिस्ट्रेशन में भी 3 लिमिट है. कुछ स्टेट्स में 10 लाख है, कुछ स्टेट्स में 20 लाख है और कुछ स्टेट्स में वो 40 लाख ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स. तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या जो मेरी रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 22 से ट्रिगर हो रही है या सेक्शन 24 से ट्रिगर हो रही है. अगर वो सेक्शन नंबर 24 से ट्रिगर हो रही है तो मेरे को विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट डे 1 पे ही अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. मेरे पास कोई एस्केप नहीं है. इसी के साथ बीच में एक प्रोविजन आता है सेक्शन नंबर 23. सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि हमें कितनी रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं करानी. मैं जिस पॉइंट पे जाना चाह रहा था वो ये है कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन मेरा जो मेन ऑफिस है, जो शोरूम है, एज्यूम करते हैं वो हरियाणा में है. मैं दिल्ली में हूं, कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन जो मेरा मेन ऑफिस है एज्यूम करते हैं वो हरियाणा में है या पंजाब के अंदर है. अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमने बहुत बारी, आज जीएसटी को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, तब भी हम लोगों ने बहुत बारी नोटिस ये किया है कि जो मेन ऑफिस है जहां से सेल और परचेज हो रही है वो वाला ऑफिस तो रजिस्टर्ड है, उसकी जीएसटी की रिटर्न्स भी जा रही हैं, उसकी पूरी कंप्लायंस भी हो रही है. लेकिन वही जो मेरे हेड ऑफिस है जो दिल्ली में लोकेटेड है, जो जीएसटी आरओसी के अंदर है, रजिस्टर्ड प्लेस मेरा है, उसकी कोई कंप्लायंस नहीं होती. उसको तो जीएसटी में रजिस्टर भी नहीं करते. और उसको रजिस्टर ना करने की रीजन क्या है? हमारे पास एक ही जवाब आता है कि सर ये तो कोई सप्लाई ही नहीं करता. जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि ये कोई सप्लाई ही नहीं करता है, उस केस के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन करें तो करें कैसे.
सर यहाँ पे हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जीएसटी के अंदर एक एंटिटी अगर मल्टीपल लोकेशंस पे है, मल्टीपल लोकेशन पे भी है ने होने का मतलब क्या है, मल्टीपल लोकेशन पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसको हर प्लेस ऑफ बिजनेस को सेपरेट पर्सन ट्रीट करके रजिस्टर कराना पड़ा। और वो सेपरेट पर्सन कैसे निकलेगा या वो प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे है, तो टर्म डिफाइंड है जीएसटी के अंदर, जो ये कहती है कि प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जहां से मैं बिजनेस करता हूं, जैसे मेरी दुकान हो गई, मेरा ऑफिस हो गया, वो तो है ही है, प्लस मेरे वेयर हाउसेज और गोडाउन्स, ये भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। यानी जहां मेरी शॉप होगी वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो मेरा ऑफिस है वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसके अलावा वो इंक्लूड करते हैं कि जहां जहां पे भी मैं सामान रखता हूं, वेयर हाउस करता हूं अपने गुड्स को, या स्टोर करता हूं, गोडाउन में रखता हूं, तो वो जो प्लेस है वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाता है। यानी अगर मेरा गोडाउन स्टेट एक्स में है और मेरी शोरूम स्टेट वाई में है, तो दोनों मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है और दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एडिशनल प्लेस का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, स्टेट चेंज होते ही दोनों की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। एक स्टेट में रह के मैं दूसरी स्टेट को एज एडिशनल प्लेस नहीं दिखा सकता हूं। थर्ड, अगर मैं अपनी किताबें कहीं पे मेंटेन करता हूं, अपने रिकॉर्ड्स कहीं पे मेंटेन करता हूं, तो वो भी मेरे को एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना मैंडेटरी है, और अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना मैंडेटरी है। सो इस केस में जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस हरियाणा में है, जहां से वो एक्चुअल सेल परचेज करता है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन दिल्ली के लिए भी करानी पड़ेगी, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। यानी जो दिल्ली ऑफिस है उसकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा, और वो मैंडेटरी इसलिए होगा क्यों, क्योंकि वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बन गया। जीएसटी ने जो प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन दी है वहां पे वो कवर हो गया। अब जैसे ही वो मेरा जीएसटी के अंदर रजिस्टर होता है, तो मेरी उसकी एडिशनल कंप्लायंस से स्टार्ट हो जाती है, मुझे उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब अगर वो रजिस्टर हुआ है तो वो कुछ ना कुछ सप्लाईज भी कर रहा होगा, मुझे वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। First query is that how to feed HSN summary of exempted goods in GSTR1 because there is no percentage of exempted good or it is compulsory for exempted good. Sir, there are two aspects to this. सबसे पहले तो मेरे को जितने भी HSN वाइज रिकॉर्ड है उसको बनाना जरूरी है, वो मेरी बुक्स के अंदर मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है। अब मैं उसकी रिपोर्टिंग की बात करता हूं, तो जब मैं जीएसटी में उसकी रिपोर्टिंग की बात करता हूं, तो चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, जितनी टर्नओवर मैं ऊपर डिस्क्लोज करता हूं अपने अलग अलग टेबल्स के अंदर, उसकी समरी मुझे एचएसएन के टेबल में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। चाहे कोई परसेंटेज है या नहीं है, तो भी उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आप नहीं करते हैं तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड कमोडिटी है, तो नहीं करने पे भी डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं लगा सकता है, लेकिन डेफिनेटली पेनल्टी प्रोविजंस को वो ट्रिगर कर सकते हैं। सो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, लीगली देयर इज अ बाउंडेज, और उसको आप जीएसटीआर1 के अंदर फीड भी कर सकते हो एज जीरो के रेट के ऊपर। मतलब एग्जेम्प्टेड कमोडिटीज आर रिपोर्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ जीरो। Any other queries, Samiksha ji? Sir, as to there is no inquiry. No, I think I will start myself only. मैं उन इश्यूज को अपने आप टेकअप करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के इशू को डिस्कस कर रहा था कि जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मेरी जीएसटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगह पे यूज होता है, वो इसी का एक्सटेंशन है क्रॉस चार्ज। कि अब मेरा एक हेड ऑफिस है, मेरा एक शोरूम है। अब ये जो हेड ऑफिस और शोरूम है दोनों डिफरेंट स्टेट्स में और दोनों डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर्ड भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या कोई ट्रांजैक्शन होती है या नहीं होती है? मैंने बोला सर हम तो कोई माल भेजते ही नहीं, हेड ऑफिस का काम है वो सिर्फ मेरी किताबें मेंटेन करता है, बंदे रिक्रूट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता है, बस जो भी सेल परचेज होती है वो तो शोरूम पे होती है।
जो मेरा हरियाणा में लोकेटेड है और हेड ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है। तो क्योंकि दिल्ली से कोई सप्लाई नहीं होती, तो आपने बोला क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस है, हमने रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन रजिस्टर करने के बाद रिटर्न क्या फाइल करनी है? कोई फाइल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि रिटर्न में कोई वैल्यू डिस्क्लोज करना है? आपने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सप्लाई ही नहीं हो रही। तो सर ऐसा नहीं है। जीएसटी ने अपने एक्ट के अंदर एक चीज और बोली कि जब दो एंटिटीज रजिस्टर्ड है, एक एंटिटीज के दो हिस्से रजिस्टर्ड हैं, दो डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे एग्जाम में दिल्ली और हरियाणा, तो वो कहता है इन दोनों के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको उसको सप्लाई ट्रीट करना है, चाहे पैसे का लेन देन होता है या नहीं होता है। क्योंकि मेरी अपनी ही हेड ऑफिस और ब्रांच है तो पैसे का लेन देन तो होगा नहीं। इवन देन दे सेड कि आपको जीएसटी की इंप्लीकेशन उसके ऊपर लानी रहेगी। उन्होंने शेड्यूल 1 यानी ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, जिसको सप्लाई डीम किया था, उसको कवर किया। तो अब इसके अंदर इशू ये आता है कि सर वो ट्रांजैक्शंस को हम वैल्यू कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो, अगर हेड ऑफिस नहीं होता तो शोरूम की ऐसी कौन सी सर्विसेज थी जो परफॉर्म ही नहीं हो पाती? अगर मेरा हेड ऑफिस नहीं होता तो मेरी किताबें कोई नहीं बना पाता, मेरा हेड ऑफिस नहीं होता तो मेरी रिटर्न फाइल नहीं हो पाती। यानी हेड ऑफिस कुछ तो काम कर रहा है ना। अगर वो हेड ऑफिस है नहीं तो ये रिटर्न कहां से फाइल होती, कहां पे मेंटेन होते, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स कहां से बनती, ये सारी चीजें कहां पे बन रही है? ये सारी हेड ऑफिस में बन रही है। लेकिन बिजनेस कहां पे हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। यानी दोनों का आपस में कुछ तो लिंक है। बिना हेड ऑफिस के वो जो ऑपरेशनल हो रहे हैं मेरे हरियाणा के अंदर, वो इनकम्प्लीट है। यानी कुछ सर्विस तो मेरी हेड ऑफिस से जा रही है। अब इशू आया, ये जो सर्विस जा रही है इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, इसको किस वैल्यू पे, मेरे को किस प्राइस पे जीएसटी पे करना है। तो इसके अंदर जो मेरे वैल्यूएशन के रूल्स है उसमें वेरी स्पेसिफिक रूल नंबर 28 आ जाता है। रूल नंबर 28 तीन हिस्सों में बात करता है। रूल नंबर 28 तीन ऑप्शन देता है कि अगर आपकी अपनी ब्रांच है, आपकी कोई रिलेटेड पार्टी है, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी जीएसटी में रिलेटेड पर्सन है, या कोई भी मेरी होल्डिंग सब्सिडी है, इन सारे केसेस के अंदर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एज पर रूल 28 निकालनी है। रूल 28 आपको तीन ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन वो देता है कि आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो होगी ओपन मार्केट वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि मैं ये माउस बेच रहा हूं अपनी होल्डिंग को, या होल्डिंग ये सब्सिडरी को बेच रही है, या मैं अपने भाई को बेच रहा हूं या अपनी सिस्टर को बेच रहा हूं, XYZ। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये एक रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है। इन दिस सिनेरियो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट? तो वो बोलते हैं इसकी ओपन मार्केट वैल्यू है। अब मैंने बोला सर ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है आपने ये चीज अपने भाई को बेची 100 रुपए की, लेकिन जब आपसे कोई अनरिलेटेड पर्सन लेने आया तो आपने बेच दी इसको 105 का। यानी ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? इसी चीज का प्राइस ऐसी सिचुएशन में जहां पे दो पार्टीज अनरिलेटेड हैं, दोनों पार्टी करती है, क्योंकि ये ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर 105 का बिक रहा है तो आपको भी अपनी वैल्यूएशन 105 पे करनी पड़ेगी और ना कि इसको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। तो पहला ओपन मार्केट वैल्यू। इसी के अंदर उन्होंने बोला कई बार कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज रहती हैं जिसको ओपनली मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं होती, वो तो बनी ही कंपनी के इंटरनल के लिए या होल्डिंग सब्सिडी के लिए बना रही है। अब जैसे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की मैं ओपन मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढ के लेके आ सकता हूँ? उसमें तो कोई कंपनी 5,000 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ की है, कोई 5 करोड़ की है, कोई 50 लाख की है, कोई 5 लाख की है, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। प्लस एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच के लिए, अपने शोरूम के लिए कितना काम कर रहा है वो भी डिटरमिन करना ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। तो इस सारे सिनेरियो के ओपन मार्केट वैल्यू को डिराइव कैसे करें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उसका गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप ओपन मार्केट वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही उन्होंने बोला आप ऐसा करो, कॉस्ट प्लस 10%, यानी जितनी कॉस्ट आपकी उस प्रोडक्ट, उस सर्विस के लिए, एक्विजिशन के लिए लगती है उसमें 10% और ऐड कर दीजिए और वो जो कॉस्ट है उसको आप अपना एज वैल्यू दे दीजिए, उस पर हमें जीएसटी दे दीजिए। और यही सर कोलंबिया एशिया की एक स्टार्टिंग में जजमेंट आई थी, एडवांस रूलिंग आई थी, उसके बाद उसमें एपेलेट पे भी गई थी, वहां पे भी यही दिक्कत हुई थी कि उन्होंने बोला था कि आपको टोटल कॉस्ट लेनी है जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी। अब हेड ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, वो तो सारी ब्रांचेस के लिए काम कर रही थी,
तो उन्होंने बोला आप टोटल कॉस्ट लेंगे, आप कॉस्ट के अंदर एम्प्लॉय की सैलरीज भी लेंगे, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं लेंगे तब तक हम ये कैसे बता देंगे कि आपकी उस सर्विस को देने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। अब हेड ऑफिस कर क्या रहा है, उसकी 10 ब्रांचेज है, यहां बैठ के वो 10 ब्रांचेज को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जितनी कॉस्ट हेड ऑफिस में हो रही है वो अपने लिए नहीं हो रही, वो उन 10 ब्रांचेज को कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं। तो कहते हैं जितनी आपकी कॉस्ट है हेड ऑफिस की इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज की सैलरी, दैट इज द टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट है जो 10 जगह पे आपकी बटनी चाहिए और उसके ऊपर आप 10% मार्कअप करिए और फिर गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए। तो पहला केस तो हो गया ओपन मार्केट वैल्यू या कॉस्ट मेथड, उसमें रेसिडुअल मेथड भी आता है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सेकेंड मेथड है कि मैंने अपनी रिलेटेड पार्टी को ये माउस बेचा, मेरी रिलेटेड पार्टी ने ये माउस आगे बेच दिया, जो प्रोडक्ट मैंने भेजा था उसने एज इट इज विदाउट एनी फर्दर चेंज आगे बेच दिया। यानी रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैंने प्लास्टिक भेजा उसने माउस बना के भेजा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने प्रोडक्ट भेजा और उसने उसी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, मैंने तरुण ने एक्स को बेचा जो उसका भाई था, एक्स ने आगे बेचे एक अनरिलेटेड पार्टी को, तो गवर्नमेंट बोलती है जो एक्स का प्राइस है, जो एक्स अनरिलेटेड से चार्ज करता है, उसका 90% जो है वो मेरा आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हो। यानी अगर एक्स ने ये माउस अनरिलेटेड को 500 रुपए का बेचा था तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू 450 होनी चाहिए। ऑप्शन 1 क्या था, ओपन मार्केट वैल्यू। ऑप्शन 2 क्या है, मैं अपनी रिलेटेड पार्टी का देखूं कि वो आगे कितने का बेच रहा है और जितने का वो आगे बेच रहा है उसका 90% मेरे पास है। अब ये ऑप्शन क्या, मैं तरुण जो है वो तो ओपन मार्केट में बेचता ही नहीं, वो तो सारा माल अपनी सब्सिडरी को बेचता है। अब क्योंकि सिर्फ वो सब्सिडरी को बेचता है तो इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला सब्सिडरी तो अनरिलेटेड को बेच रही है ना, उसका 90% ले लो, वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद थर्ड मेथड में गवर्नमेंट कहती है कि आप तरुण ने अपने भाई एक्स को बेचा ये माउस, और ये माउस एक्स आगे बेचा, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देगा और एक्स को भी ये इसका पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। जो टैक्स तरुण चार्ज करेगा एक्स को, उसका पूरा क्रेडिट एक्स को मिलेगा। उस सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट ने बोला तरुण किसी भी वैल्यू पे उस ट्रांजैक्शन को टैक्स दे सकता है, किसी भी वैल्यू पे उस पर टैक्स दिया जा सकता है। यानी तीसरे मेथड के अंदर गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, आप कोई भी वैल्यू दे दो, सिर्फ एक कंडीशन लगा दी कि जो टैक्स तरुण लगा के अपनी रिलेटेड पार्टी को इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस का 100% क्रेडिट उस रिलेटेड पार्टी को मिलना चाहिए। अगर उस रिलेटेड पार्टी को अपना 100% वैल्यू मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, तो किसी भी वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन चार्ज कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सिर्फ जीएसटी पर्पसेस के लिए, इनकम टैक्स पर्पस आर्म लेंथ प्राइस का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। तो जब भी हम ये वैल्यूएशंस करते हैं, एक तो है मैं अपनी ही ब्रांच को कर रहा हूं, यानी जब इनकम टैक्स पर्पस के लिए जाएंगे तो मर्ज हो जाएगा, कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन विजिबल नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी होल्डिंग से सब्सिडरी को दे रहा हूँ, सब्सिडरी से होल्डिंग दे रहा हूँ, अपने ब्रदर के यूनिट को भेज रहा हूँ, ब्रदर के यूनिट से परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर होना मैंडेटरी है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, ओपन मार्केट वैल्यू, 90% जो मेरा आगे सप्लाई हुआ है, या मैं किसी भी वैल्यू पे कर सकता हूँ। इसमें कंडीशन क्या है कि मैं वैल्यू तभी ले सकता हूं, कोई भी वैल्यू, जब सामने वाले जिसको मैं सेल करके दे रहा हूं वो 100% क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। अब यहां पे 2-3 सिनेरियोज मेरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, अगर तो मेरी एक ऐसे हम कंपनी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जो टैक्सेबल है, तो ब्रांच से एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ने ब्रांच को भेजा, ब्रांच ने शोरूम को भेजा, शोरूम ने कस्टमर को भेजा। तो फैक्ट्री से ब्रांच, ब्रांच से शोरूम, क्योंकि प्रोडक्ट टैक्सेबल है, 100% क्रेडिट मिलेगा, तो पहली लेग के लिए भी कोई भी टैक्स दे दीजिए, किसी भी वैल्यू पे दे दीजिए, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच से शोरूम पे जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी वैल्यू पे दे दीजिए। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट होते, तब आप क्या करते? सर तो मेरा टैक्स ही नहीं लगना, तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? मैं चाहे 500 बोलूं चाहे 5000 बोलूं, गवर्नमेंट को तो फिर भी शून्य मिलना है। तो ये जो आईटीसी वाली कंडीशन है, ये यूज कैसे होगी, इसकी रेलेवेंस कैसे आएगी? सर तो आईटीसी वाली कंडीशन कैसे यूज होगी? मैं ये माउस डील करता हूं, ये तो टैक्सेबल है, तो मैंने माउस भेजा, उसको क्रेडिट पूरा मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक सर्विस सेक्टर को एज्यूम करते हैं, हॉस्पिटल को एज्यूम करते हैं। हॉस्पिटल जो सर्विसेज दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो हेड ऑफिस उनको सर्विसेज दे रहे हैं अकाउंटेंसी की, रिटर्न फाइलिंग की, एचआर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अपना पूरा एक सिस्टम मेंटेन की, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने की, वो तो टैक्सेबल सर्विसेज है। यानी अब जो हेड ऑफिस इनवॉइस काट के दे रहा है वो एक मिसलेनियस सर्विसेज का दे रहा है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का दे रहा है, उस इनवॉइस का जो टैक्स है वो उसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, वो उस ब्रांच को क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हॉस्पिटल है, वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहा है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलेगा नहीं उस इनवॉइस का। तो उस केस के अंदर आप ऑप्शन नंबर 3 किसी भी वैल्यू पे नहीं दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 90%, वो सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है, और वो भी तब जब वो गुड्स रीसेल हो रहे हैं, सेम फॉर्म के अंदर रीसेल हो रहे हैं। सर्विस कभी रीसेल ही नहीं हो रही हेड ऑफिस वाली, तो वो तो ऑप्शन वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शन नंबर 1 में आना पड़ेगा, जहां पे मैंने 2 बातें बोली थी, ओपन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्लस 10%। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि कोलंबिया एशिया वाले ने बोला था कि आपको एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो वो ये नहीं कह रहे एम्प्लॉय की सैलरी पे जीएसटी देना है, वो कह रहे टोटल कॉस्ट जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्लूडेड है उसके ऊपर आप लोगों को टैक्स देना है। तो ये मेरा एक वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जो मुझे जीएसटी के अंदर बार बार देखना पड़ता है कि हाँ मैं क्या करूं। तो उसके लिए रूल 28 मेरा मेन रूल है जिसके बेसिस पे मुझे अपनी वैल्यूएशन को करना चाहिए। अब मैं थर्ड जो कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करना चाहता हूं। अभी हमने पहले रजिस्ट्रेशन के 1-2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, फिर हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसमें हमने ब्रांच ट्रांसफर वगैरह को थोड़ा सा टच अपॉन किया। अब जो थर्ड कैटेगरी हम जिसको टच करना चाहते हैं, मैं टच करना चाह रहा हूं, वो है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के अंदर भी मैं सबसे पहले बात करता हूं रिवर्स चार्ज के क्रेडिट्स और लायबिलिटीज की। एज्यूम करते हैं कि मेरा एक रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी थी 17-18 की थी, 18-19 की थी, 19-20 की थी। 50,000 रुपए का आरसीएम था जो पे करना रहता था। एनुअल रिटर्न भी फाइल होगी, ऑडिट भी फाइल होगी, उसमें भी मिस हो गया, नहीं हुआ, या आज कोई ऑडिट पेंडिंग चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा 50,000 रुपए का एक आरसीएम की लायबिलिटी है जो आज नजर आ रही है, चाहे डिपार्टमेंट दिखा रहा है कि तुमने 50,000 रुपए पे नहीं किया, या मुझे पता चल गया, मेरे नए ऑडिटर ने मुझे बता दिया कि आपकी ये 50,000 की लायबिलिटी है जिसपे आपको टैक्स पे करना है। अब मेरा इशू ये है 17-18 का टैक्स अगर आज मैं पे करूंगा तो मेरे क्या रेपरकशंस आएंगे, उस पर मेरे को क्या ऑब्लिगेशन आ जाएगा, मुझे क्या उसका क्रेडिट। पहले तो मेरी आरसीएम की लायबिलिटी 17-18 की, क्या जब मैं आज उसको पे करूंगा मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला इशू तो मेरा ये है। दूसरा इशू, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर क्योंकि मुझे 100% आईटीसी तो मिलना ही था, उस पूरी चीज का 100% आईटीसी तो मिलना ही था, क्योंकि आईटीसी मिलना था तो मैंने पे नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर इसके अंदर मेरे पहले सेकंड क्वेश्चन को आंसर करता हूं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को प्ली लेके चल रहा हूं, यानी मैं टैक्स न्यूट्रलिटी बात कर रहा हूं, तो वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे 2 डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, रादर मैं बोलूं एक मेरी ड्यूटी थी, एक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था। तो मेरी ड्यूटी क्या थी? गवर्नमेंट को पे करने की। मेरी ड्यूटी थी गवर्नमेंट को आरसीएम पे करने की। पे करने के बाद क्रेडिट लूं या ना लूं, यानी जो बेनिफिट लेना ना लेना वो मेरा डिस्क्रिशन था, मेरी समझदारी थी। तो गवर्नमेंट कह रही कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी तो उसका बेनिफिट आप ऐसे अपने आप ऑफसेट नहीं कर सकते। पहले आप ड्यूटी कंप्लीट करो, आप आरसीएम पूरा पे करो, जब आप आरसीएम पूरा पे कर दोगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। अब इशू ये आता है 17-18 का क्रेडिट अगर आज मैं पे करूंगा, आरसीएम आज पे करता हूं लायबिलिटी, तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसके अंदर भी जो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, आरसीएम के केसेस के अंदर क्रेडिट अराइज कब होता है? मैंने जो रिवर्स चार्ज का टैक्स है उसका क्रेडिट अराइज कब होता है? सर वो क्रेडिट अराइज होता है जब वो टैक्स की पेमेंट हो जाती है, यानी जब मैं आरसीएम गवर्नमेंट को पे करता हूं तब वो लाइव होता है, तब वो जनरेट होता है, तब मैं उसको क्लेम कर सकता हूं। जो टैक्स 17-18 का मैं आज पे कर रहा हूं, जो 17-18 का आरसीएम मैं आज पे कर रहा हूं,
क्या मैं बोल सकता हूं कि वो 31 मार्च 19 से 17-18 के लिए लास्ट डेट बढ़ के 20 अक्टूबर की जगह 31 मार्च 19 हो गई थी, तो क्या मैं ये बोल सकता, मतलब मार्च की रिटर्न यानी 20 अप्रैल हो गई थी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो क्रेडिट मेरा ऐसे ही डी बार हो गया? वो तो उस समय क्रेडिट ही नहीं बना था। वो क्रेडिट की कब लेता है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब बनता है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तब बनता है जब उसके टैक्स की पेमेंट होती है। जब तक टैक्स की पेमेंट ही नहीं होती है वो क्रेडिट ही नहीं बनता है, क्योंकि वो क्रेडिट ही नहीं बना है। क्योंकि वो क्रेडिट ही नहीं बना है। वो क्रेडिट आज बनेगा जब मैं उस टैक्स की पेमेंट करूंगा, तो आप उसका क्रेडिट भी साइमल्टेनियसली ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपको आज क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो 3 साल की ब्याज है या 4 साल की ब्याज है वो आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। यानी वो जो ब्याज वो ऑलमोस्ट टैक्स के बराबर की हो चुकी है, जहां पे 4 साल पूरे कंप्लीट हो गया। 18% पर एनम मेरी लायबिलिटी है। 2 साल की 36 होगी, 36 इंटू 2 कर देते हैं तो 72% का मेरी कॉस्ट की हिट आ रही है। दैट इज अ वेरी बिग हिट। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, जहां जहां पे भी आपको आज भी नजर आ रहा है कि ये मेरी आरसीएम की लायबिलिटी मिस हो गई थी, आप आज उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उन सारे केसेस के अंदर आज आप पे कर दीजिए और क्रेडिट ले लीजिए। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं सर, आप तो ये नहीं करोगे, हमने आइडेंटिफाई 03 से करो। चाहे आप डीआरसी 03 से, चाहे आप जीएसटीआर 3B, जिस समय आप पे करोगे उस समय वो क्रेडिट लाइव होगा, आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। सिर्फ एक जगह पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, जब आप डीआरसी 03 सेक्शन 74 में कर रहे हो, यानी मिसट्रीटमेंट मेंसरिया की फॉर्म में कर रहे हो। यानी जब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने क्योंकि चीजें आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है, आपने टैक्स की चोरी करने की कोशिश करी है, आप डीआरसी 03 सेक्शन 4 में करो, तब क्रेडिट पे इशू आ सकता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन केस के अंदर जहां कोई शो कॉज इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया, आपको इंटीमेट किया, आपने पे कर दिया, आप 73, अगर वो डीआरसी पे भी इंसिस्ट कर रहा है, आप 73(5) में पे करिए और हाथ के हाथ उसका क्रेडिट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसीएम का कोई क्रेडिट वेस्ट नहीं होगा जो आप आज पे करोगे, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट की काफी बड़ी हो चुकी है वो आप लोगों को हिट एक बारी के लिए लेना ही लेना पड़ेगा। उसके अंदर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक एस्पेक्ट रजिस्ट्रेशन से और है, लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। मेरा रूल नंबर 18 जो जीएसटी का है वो ये बोलता है कि सर हम लोगों को अपना जीएसटी की आरसी अपने डिस्प्ले बोर्ड पे लगानी है। अब इसमें सर कई बार कंफ्यूजन क्या आती है, जब मैं पूरा रूल पढ़ता हूं तो मेरे पे 2 ऑब्लिगेशंस है। पहला ऑब्लिगेशन है कि मुझे अपनी जहां पे भी मैं बिजनेस करता हूं वहां पे आरसी की कॉपी निकाल के लगानी है। दूसरा ऑब्लिगेशन है कि जो मेरा नेम बोर्ड है उस पे मेरा जीएसटीएन होना चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, 2 इंडिपेंडेंट कंपल्शन मेरे पे ऐड है। मेरे को आरसी भी लगानी है, मुझे आरसी भी लगानी है, मुझे अपना जीएसटीएन भी नेम बोर्ड पे लिखना है। दोनों चीजें करने के बाद कंप्लायंस कंप्लीट होती है। सिर्फ आरसी लगा देना या सिर्फ नेम बोर्ड पे लिखवा देना पार्शियल कंप्लायंस है। 100 कंप्लायंस तभी होगी जब आप दोनों चीजें करेंगे। तो ये प्रोसीजरल लैप्स होता है। इस पे कई बार हमने देखा है कि डिपार्टमेंट ने 25,000 अंडर एसजीएसटी की पेनल्टी के नोटिस इश्यू कर दिए। इन माय व्यू वो 50,000 के पेनल्टी के नोटिस को फाइट किया जा सकता है, बट वो ऐसी सिचुएशन अराइज ही ना हो। आज के सिचुएशन में जहां पे इंस्पेक्शन थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, विजिट इंक्रीज हो रही है, तो हमें अपने क्लाइंट्स को एडवाइस है कि आप अपना जीएसटीएन सर्टिफिकेट और जीएसटीएन नेम बोर्ड पे लिख के रखो, सो दैट अगर डिपार्टमेंट आता भी है और उसको कोई और इशू नहीं मिल रहा तो वो इस इशू के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके ना दे और मैटर हो जाए। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर ही पहले हमने डिस्कस किया रिवर्स चार्ज वाला। अब मैं सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर आता हूं, जो मेरे को ये बोलता है कि मुझे अपनी जो क्रेडिट, जिस क्रेडिट को मैंने लिया है उस क्रेडिट की जो पेमेंट है वो विद इन 180 है। मैंने तरुण से परचेज किया, 10,000 प्लस 1,800 का जीएसटी का इनवॉइस था, टोटल 11,800 थे। गवर्नमेंट बोलती है आप 1,800 का क्रेडिट तो डे 1 पे ले लो, 1,800 का क्रेडिट तो आप डे 1 पे ले लो, लेकिन उस क्रेडिट को लेने आपको ये
इंश्योर करना है कि उस पार्टी को आप विद इन 6 months यानी 180 days टू बी प्रिसाइज आप पेमेंट कर दोगे। अगर आप वो पेमेंट 180 दिन में नहीं करते हो तो आपको सबसे पहले जो क्रेडिट आपने ले लिया था उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जो क्रेडिट आपने ले लिया उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और खाली रिवर्सल पे नहीं रुकता डिपार्टमेंट, या जो कानून है वो ये नहीं रिवर्स करना है, वो ये बोलते हैं वो रिवर्स करना है विद इंटरेस्ट भी। कब से? जब से आपने वो क्रेडिट को क्लेम किया था। यानी बेयर मिनिमम 6 महीने की ब्याज तो मेरी लगी गई। अगर मैं इस प्रोविजन को कंप्लाई भी करता हूँ, रूल 30 टू बी प्रिसाइज, अगर मैं इसको कंप्लाई भी करता हूं तो भी मेरे ऊपर 6 महीने का इंफॉर्म, जिसमें कोई एस्केप, जिसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सर हमने तो कंप्लाई नहीं किया, हमने तो कोई रिवर्सल ही नहीं किया, 8 महीने बाद पेमेंट करी थी, 7 महीने बाद पेमेंट करी थी, अब उन सारी सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो मेरी एक लाइबिलिटी थी जो 6 महीना एक 181st डे पे अराई थी कि मेरे को रिवर्स करना है। उसके बाद जब मैं पेमेंट करूंगा मैं उसको रिक्लेम कर सकता हूं। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ, ना मैंने रिवर्सल किया है ना मैंने रिक्लेम किया है। उस सारी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अब सर इसके अंदर भी ये जो डिस्कशन है ये ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है। कई ऑफिसर्स बहुत होते हैं वो ये बोलते हैं नहीं जी आज आप रिवर्स करो, आज ही आप रिक्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट आप मुझे आज तक का दोगे। यानी आज ही आप क्लेम करो, आज ही आप रिवर्स, उसके बाद आज तक का इंटरेस्ट आप दे दो, हमें कोई दिक्कत। तो बेसिकली डिपार्टमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक एडिशनल इंटरेस्ट आपसे रिकवर कर पाऊं। हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये तो उस जब पे हो गया तब तक का इंटरेस्ट ले लो ना, मैंने तो ये 2018-19 का है, 2020 में ही पे कर दिया था, हाँ तो आप 2020 तक के लिए इंटरेस्ट ले लीजिए। तो कई ऑफिसर तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो 20 तक का इंटरेस्ट ले लेते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन हम अपने ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड क्यों हुए? ठीक है, मेरे को अपनी एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जब मैं अपनी एनुअल रिटर्न भर रहा हूं तब तो मैं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं। अपना क्लेम और रिवर्सल दोनों चीजें शो कर देता हूं। मैं नेट ऑफ करके भी तो जीएसटीआर 3B में डाल सकता हूं ना। मेरा इस पूरे महीने का क्रेडिट था 500 रुपए, 25 रुपए का रिवर्सल था, या मैं दिखाऊं 500 रुपए टोटल में 25 रुपए रिवर्सल, इफेक्टिव 475, तो कोई दिक्कत नहीं है। या मैं सिर्फ 475 भी दिखा सकता था। तो हम ये डिपार्टमेंट को बोले कि हमने सिर्फ 450 करके दिखा दिया था, 475 नेट ऑफ करके दिखा दिया था, लेकिन एक्चुअल में 500 का क्लेम, 25 का रिवर्सल, लेकिन उसको एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न हमें कर देना चाहिए, सो दैट हम गवर्नमेंट को ये बोल सके सर ठीक है हमने 3B के अंदर नेट ऑफ करके दिखाया था, हमने 3B में नेट ऑफ करके दिखाया था, लेकिन जो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास अवेलेबल था जिसमें हम ये डिस्क्लोजर दिखा सकते थे उसमें हमने ओपन कर दिया। उसमें मेरे को डिपार्टमेंट वाले के ऊपर नहीं बैठना पड़ेगा, उसके भरोसे नहीं हूं कि वो अगर मानेगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को तो पूरी लाइफ। इस केस के अंदर मेरे अकॉर्डिंग रूल 37 के अंदर बेस्ट सिनेरियो ये है, वैसे तो मंथ ऑन कंप्लायंस करना तो कानून कहता है तो वो तो करना ही बनता है। अगर वो नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न मैं ये देख लूं कौन सी पेमेंट्स ड्यू हो गई थी जिनके रिवर्सल्स होने चाहिए थे और वो पेमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिनकी रिवर्सल भी हो गया और पेमेंट भी हो गई, यानी जिसका रिवर्स भी करना था और रिक्लेम भी करना था, दोनों चीजें एक ही साल में हो गई है, उसको तो मैं रिपोर्ट कर दूं। और जैसे ही मैं रिपोर्ट करता हूं मैंने गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया कि सर रिवर्सल भी किया था, क्लेम भी किया था, नेट ऑफ करके किया है, मेरी लायबिलिटी सिर्फ इंटरेस्ट की रह गई। यहां पे मैं अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहा हूं। तो सर मैं बार बार इंटरेस्ट पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंटरेस्ट का क्वांटम बहुत है। मेरे केसेस लग रहे हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। अब 3 साल के गैप के अंदर क्या होता है, हर साल 18% की कॉस्ट है, 4 साल पे 72 है, 5 साल पे 90% की कॉस्ट है। यानी अगर कोई ऑडिट में 4.5 साल के ऊपर हो रहा है, कंप्लीशन होते होते वो 5 साल पे चला गया, तो 100 रुपए के टैक्स में 90 रुपए की ब्याज देनी पड़ेगी, और अगर किसी केस में पेनल्टी लग रही है तो वो अलग। तो 90% की इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। तो इसलिए बेटर ये होगा कि हम अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर सके कि हाँ भाई वो मेरी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए।
ये मेरा रूल 37 के ऊपर एक इशू था। अब इसके बाद एक जो सब बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को इशू आ रहा है, 2A और 2B के साथ जो मिसमैचेस आ रहे हैं और उसके बेसिस पे जो डिपार्टमेंट को डिमांड को क्रिएट कर रहा है। सर जीएसटी लॉ अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2007 से। जीएसटी या 2A 1 जुलाई 2017 से ही डला हुआ है। जीएसटी या 2B अक्टूबर 2020 के आसपास डलना स्टार्ट हुआ, तो मैं भी 2B को छोड़ देता हूं। लेकिन 1 जुलाई 2017 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक, 1 जुलाई 17 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक, लगभग 2.25 साल, इस पूरे पीरियड के अंदर कहीं पे भी जीएसटी के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जब तक 2A में नजर नहीं आएगा, जब तक 2A में नजर आएगा हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। जो प्रोविजन इंसर्ट हुआ था वो हुआ था रूल 36 सब रूल 4, 9 अक्टूबर 2019 से वो इफेक्टिव था, जिसने ये बोला था कि सर अगर में 100 रुपए मैक्सिमम 120 रुपए ले, तो आपको उसने बोला था कि आप 20 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या लगा दी कि 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब मैं इस अपने पूरे डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। मैं बात करता हूं 17-18 और 18-19, 17-18 और 18-19 की। 17-18 में भी रूल 36(4) नहीं था, 18-19 में भी रूल 36(4) नहीं था। अब उस केस के अंदर मेरा 2B में मिसमैच आ रहा है। गवर्नमेंट डिमांड ऑफिसर तो क्या कह रहे हैं, आपको ये पे करना पड़ेगा। उनका काम भी यही है। उनको सत्ता होने के बाद भी उनके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनको रिकवरी के टारगेट, उन्होंने तो आपकी डिमांड क्रिएट करना ही करना है। लेकिन अब मेरा स्टैंड जो लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सर मेरे पास इसमें मल्टीपल डिफेंस के लाइंस आते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि सर जीएसटी एक्ट में 17-18 और 18-19 नामक या उसके मैचिंग नाम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में, और उसके बाद भी वो वैलिड है, वो तो अंडर डिस्प्यूट है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं जब ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। जब ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है तो आप मैचिंग किस बेसिस पे करा रहे हो? तो सबसे पहले तो 2A आप 17-18, 18-19 के लिए ले ही नहीं सकते हो, वो रिडंडेंट है, क्योंकि मैचिंग के लिए कोई ऐसा प्रोविजन लॉ में नहीं था। सेकेंडली, आप बोलो कि 36(4) के 2A 2B की मैचिंग की बात करता है, वो प्रोविजन भी आपको क्या कहता है कि अगर आपका 100 रुपए का क्रेडिट है, अगर आपका 100 रुपए का क्रेडिट है, 120 ले सकते हो। अक्टूबर दिसंबर 20% था, जनवरी से 10% हो गया था, जनवरी 2020 से, और जनवरी 21 से 5% की लिमिट हो गई। अब ये जो 20% फालतू ले रहा हूं मैं, 10% फालतू ले रहा हूं मैं, या जो 5% फालतू ले रहा हूं, मेरा 2A में 100 रुपए नजर आ रहा है, लेकिन मैं 120 रुपए ले रहा हूं। तो नजर आ रहा है मैं 110 ले रहा हूं या 105 ले रहा हूं। ये जो फालतू क्रेडिट ले रहा हूं, ये मेरे को अलाउ कर रहे हो? ये आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप इसी बेसिस पे अलाउ कर रहे हो ना कि आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस है। उस टैक्स इनवॉइस की आपकी 4 कंडीशंस होती हैं कि आपके पास इनवॉइस है, आपने वो गुड सर्विसेज रिसीव करनी है, सामने वाले ने टैक्स की पेमेंट कर ली, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर ली। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप क्रेडिट ले लीजिए। जब मैंने ये सारी कंडीशंस कर ली सेटिस्फाई, तो मेरा तो क्रेडिट कंफर्म्ड हो गया। अभी आप कह रहे हो कि आप 5% फालतू ले सकते हो, तो जो 5% फालतू ले रहा हूं मैं किस बेसिस पे ले रहा हूं? वो बेसिस ही मेरा 1/7/17 मार्च 19, या फिर टू बी प्रिसाइज डेट बोलूं तो 8 अक्टूबर 2019 तक वही वैलिड था। यानी मेरे को 8 अक्टूबर 2019 तक सिर्फ सेक्शन 2 कंप्लाई करना था। तो पहला लाइन 2A के साथ मैचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और 2A आने के बाद भी मुझे एडिशनल क्रेडिट्स अलाउ हो रहे हैं। वो एडिशनल क्रेडिट्स किस बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं? सिर्फ सेक्शन 16(2) के बेसिस में। यानी आज आपको भी जो चेक करना है वो सिर्फ सेक्शन 16(2) की कंप्लायंस मेरी चेक करनी है कि मैंने वो कंप्लीट किया है या नहीं किया है। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 ने
सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक नया प्रोविजन किया है 16(2)AA। 16(2)AA एक्चुअल में एक्ट में अब वो प्रोविजन डाला गया है कि आपको क्रेडिट ही तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में आपके सप्लायर ने आपके नाम पे रिफ्लेक्ट कर दिया है, यानी आपके GSTR 2A और GSTR 2B में नजर आ रहा है। जब 2A और 2B में नजर नहीं आएगा वो क्रेडिट ही नहीं लेगा, वो कंडीशन में अब डाल दिया। अभी मैं इस चीज पे नहीं जा रहा हूं क्या वो गवर्नमेंट कर सकती है नहीं कर सकती है, लीगली इट इज करेक्ट और नॉट, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये प्रोविजन डाल दिया है अपनी उसके अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर। अभी अप्लाई नहीं हुआ, अभी नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंस एक्ट से GST एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट ड्यू हो गई है और ये किसी दिन भी अब मेरा अप्लाई हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें। आप बोलो कि ये आज गवर्नमेंट क्यों डाल रही है, जो 16(2)AA नया चेंज कर रही है, क्यों कर रही है? अगर ये पहले से ही था, अगर इसकी जरूरत ही नहीं थी तो नया क्यों डल रहा है? और अगर आज डल रहा है तो इससे पहले वाले पीरियड आप 2A की कहां से बात करके लेके आ रहे हो? तो मेरे को इसको भी अपना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाना है। और इसके बाद मेरा फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस, जो ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद भी मुझे करना पड़ेगा, वो मेरा है मेरे जो केस लॉस है। अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है जिसमें उसने ये बोला है कि आप परचेजिंग डीलर को, सर ये GST की जजमेंट है, कोई वैट रिजीम की जजमेंट नहीं है। वैट रिजीम में बहुत सारी जजमेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अराइज इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट की है, दिल्ली वैट के अंदर इशू हुई थी। आपको मिसमैच अगर हो रहा है तो उसमें पहले सप्लायर के पास जाना और सप्लायर से रिकवरी करनी है, उसके बाद आप इसके ऊपर जा सकते हो, वो भी तब अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये बोगस ट्रांजेक्शन है। बिना बोगस ट्रांजेक्शन प्रूव करे आप इसके ऊपर परचेजर के ऊपर लायबिलिटी नहीं कर सकते। सेम इसमें दिल्ली मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर की है, कि उसके पास वॉइस होना चाहिए, गुड सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए, अपनी रिटर्न फाइल करी होनी चाहिए। लेकिन जो सप्लायर का ऑब्लिगेशन है कि उसकी टैक्स पेमेंट करना और उसको GSTR 1 में रिपोर्ट करना ताकि सामने वाले के 2A 2B में नजर आ जाए, परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये आपको ही कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारा डाटा है कि किस सप्लायर ने टैक्स पे किया है नहीं किया है, किसके फॉर्म में दिखाया है नहीं दिखाया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जाइए उस सप्लायर से कलेक्शन करिए। हाँ, अगर फ्रॉड का केस है तो बात अलग है, फ्रॉड के केस के अंदर कोर्ट साथ नहीं है, लेकिन अगर फ्रॉड का केस नहीं है, जेन्युइन केस है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के साथ सब कर सकते हो। उन सारे केसेस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो इसमें मल्टीपल जजमेंट्स है। उसके ओवर एंड अबव दिल्ली हाईकोर्ट और कैलकाटा हाईकोर्ट के सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन C या क्लॉज C ये ऑलरेडी चैलेंज भी है और डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हो रखा है बाय द रेलेवेंट हाई कोर्ट्स कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का ये सेक्शन 16 पे उनको बेसिकली शो कॉज या उनको नोटिस इशू हो गया कि इसकी वैलिडिटी क्यों हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो सूनर और लेटर वी विल हैव सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि हम किस बेसिस के ऊपर उसको लेके आए कि ठीक है, आप अगर बोगस ट्रांजैक्शन है तो आपके ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू पे द टैक्स। तो मेरे पास 4 लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले 2 सालों के अंदर ये प्रोविजन था ही नहीं, जब प्रोविजन था नहीं क्रेडिट किस बेसिस पे मिल रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई ये जिस दिन आया उसके बाद भी फालतू क्रेडिट दे रहे हो, और जो फालतू क्रेडिट दे रहे हो वो हवा में तो नहीं दे रहे हो, वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पे दे रहे हो। तो वो कंडीशन जो पहले थी नहीं, 36(4) पहले थी नहीं, तो आपको क्या देखना है 6 वो कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। थर्ड, फाइनेंस एक्ट ने जो नया अमेंडमेंट करी है कंडीशन के अंदर, आज आप कंडीशन डाल रहे हो, से एज्यूम करते हैं 23 जून को नोटिफाई हो जाता है, तो 23 जून से पहले तो वो कंडीशन ही नहीं थी। जब कंडीशन नहीं थी तो आप सिर्फ रूल में डालने से तो मेरा ऊपर एक एडिशनल ऑब्लिगेशन डाल नहीं सकते हो, और था केस लॉज है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा 2018 के अंदर 2 प्रेस रिलीज इशू हुई थी, और उसमें से एक प्रेस रिलीज में जो एनुअल रिटर्न के लिए हुई थी,
उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली एक वर्ड यूज किया था एंड दे सेड कि मियरली ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैच, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैच हम आपके डिमांड क्रिएट नहीं। So just give me a second. So merely उस डिमांड के बेसिस के ऊपर हम आपके ऊपर मिसमैच के बेसिस पे हम आपकी डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कि वो जो डिमांड है, जो मिसमैच है, उसकी बेसिस क्या है। अगर उसका बेसिस इतना था कि सामने वाले ने नहीं दिखाया हुआ, तो हम आपके ऊपर डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। ये ऐसा लिखा नहीं हुआ है सर, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मियरली वो ये कंप्लाई नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज हम ये पूछते हैं, अब मेरे पास एक नोटिस आ गया, आपका ये फलाना मिसमैच है। मैंने कहा आपने मेरे से कभी डाटा मांगा, मेरा किसका इनपुट है? आपने लिख दिया 50 लाख रुपए की डिमांड है। किस पार्टी की है? आपको तो ये भी नहीं पता कि किस पार्टी के 50 लाख रुपए का मिसमैच है। तो सबसे पहले तो हम उसको ये बोलते हैं, प्लीज प्रोवाइड अस द लिस्ट और द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट विच यू आर डिसअलाउइंग इन दी 50 लाख रुपीज। कि आपने 50 लाख का मिसमैच तो बोला है, लेकिन उस 50 में ये तो बताओ किस किस का क्रेडिट आप डिसअलाउ कर रहे हो। जब लिस्ट ही नहीं है तो आपको ऑफर कैसे करेगी? उसके बाद उसको ये पूछो कि कौन सी कंडीशन हमने सेक्शन 16(2) की कंप्लाई नहीं करी है, जिसकी बेसिस पे आप ये मेरा डिसअलाउंस कर रहे हो। और उसके बाद हम ये 4 लेग्स जो हमने डिस्कस किए वो करते हैं, यानी हम टोटल 6 लेग्स पे अपने आंसर को देते हैं। पहले आप हमें पार्टीज बताइए। आपने आज तक मेरे से कोई डाटा मांगा नहीं, मेरे से रिकंसिलिएशन मांगी नहीं कि कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसकी पार्टीज की डिटेल लो, पहले वो डिटेल्स तो ले लो, उसके बाद ही तो आप मेरे को बोलोगे कि ये आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इसकी डिमांड करो। क्या आप हवा में मेरी डिमांड क्रिएट कर दोगे बिना कोई पार्टी का नाम बताए? तो हम इसको भी अपना लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा डिन वगैरह जो कोट करना है वो तो रूटीन की आपकी एक्टिविटी है जो हम लोगों को करनी है। तो ये वाले आप बेसिस को लेके चल सकते हो। और इसी के साथ एक एंसिलरी इशू आता है कि सर आप 2A भी है 2B भी है, तो इस सिनेरियो के अंदर मुझे अपना जो क्रेडिट लेना है, मैं कंप्लाई करना भी चाहता हूं, मैं सिर्फ 105 लेना चाहता हूं, तो मैं 105% किसका लूं? मैं 2A का लूं या 2B का लूं? तो सर इसमें जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है गोइंग फॉरवर्ड, वो चाहेगी आप 2B का लो, वो आप 2B का लो। लेकिन जब मैं कानून की बात करता हूं तो कानून में ओपन एंडेड है। कानून में वो ये कहता है कि आपके GSTR 1 से जो क्रेडिट फ्लो हो रहे हैं उसका 105%। मेरे GSTR 1 से तो 2A भी फ्लो हो रहा है 2B भी फ्लो हो रहा है। जब दोनों ही फ्लो हो रहे हैं तो मैं किसी का भी 105% कर दूं। और जब मैं GSTR 2B की इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 13 तारीख को जनरेट हो गया। 2B तो 13 को IFF की रिटर्न चली, 13 तारीख सुबह या 14 तारीख सुबह मेरा जनरेट हो गया कि आपके इतने क्रेडिट है। लेकिन 2A तो मेरा रियल टाइम फॉर्म है, वो तो मेरा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। उस केस के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? उस केस के अंदर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है सर माय PPT इज नाउ वर्किंग। तो मैं थोड़ा सा रन थ्रू कर दूंगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, so that we do not waste our time. सबसे पहले we were discussing registration aspect. तो registration के अंदर we have already discussed कि 3 provisions होते हैं, section 22, 23, 24. 22 ये बताता है कि मेरे को 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख डिपेंडिंग अपॉन मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को रजिस्ट्रेशन करानी है। 24 बोलता है कि आपके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन की लिमिट नहीं है, 0 है। अगर आप इंटरस्टेट अप्लाई कर रहे हो आपको डे 1 पे रजिस्टर कराना है। 23 एग्जेम्पशन देता है कि ठीक है, इवन दो आपकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। कुछ कंडीशन भी हो सकती है और विदाउट कंडीशन भी हो सकती है। इस पूरे एस्पेक्ट में रजिस्ट्रेशन में मेरा सिर्फ एक इशू था कि हमारा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है हम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर जहां पे मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, वेयर द बिजनेस, मैं पर्पल पोर्शन पढ़ रहा हूँ, वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन, ये तो है ही है। उसके अलावा वेयर हाउस, गोडाउन, इसकी भी, ये भी मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस बनते हैं। मेंटेन्स इज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी वो प्रेमाइसेस जहां पे मैं अपनी किताबें मेंटेन करता हूँ वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, या मैं किसी एजेंट के थ्रू एंगेज्ड हूँ वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसमें पॉइंट नंबर B बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मेरे को इस पॉइंट के ऊपर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, जो मेरे कंपनीज के केसेस में रजिस्टर्ड ऑफिस को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसी के अंदर मेरे 2 एग्जांपल हैं कि एज्यूम करते हैं मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में एक X लोकेशन पे है, फैक्ट्री Y लोकेशन पे है, लेकिन स्टेट एक ही है।
मैंने इसमें से कोई थर्ड जो मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां से मैं कोई सप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन फैक्ट्री से मैं सप्लाई करता हूं, क्योंकि फैक्ट्री से मैं सप्लाई करता था, आई हैव ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन। यहां पे क्योंकि मैं कोई सप्लाई नहीं करता हूं, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं किया है। बट दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस में मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं एज पर माय कंपनीज एक्ट, तो मुझे इसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली की रजिस्ट्रेशन में दिखाना मैंडेटरी होगा। सिमिलरली केस 2 में क्या है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, फैक्ट्री हरियाणा में है। अगेन मैं बोलता हूँ सर दिल्ली से कोई सप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले रखे है, क्योंकि मेरा ऑडिटर दिल्ली पे बिल भेजता है, मेरे कुछ खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट का बिल दिल्ली में आता है, तो मैंने आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले रखी है। मैं सारा क्रेडिट आईएसडी में लेता हूँ और वहां से ट्रांसफर कर देता हूँ। हरियाणा की मेरे पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। सर इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी सिर्फ आईएसडी रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, मेरे को दिल्ली के अंदर यानी रजिस्टर्ड ऑफिस में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन मेरी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बिना मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एक इशू हमने डिस्कस किया था कि हमारी डिस्प्ले रिक्वायरमेंट, सो मेरी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली है, मैं अगेन पर्पल पोर्शन पढ़ रहा हूं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मुझे अपने प्रेमाइसिस के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लगाना जरूरी है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, नेम बोर्ड के ऊपर मेरा जीएसटीएन लिखा होना जरूरी है, यानी आरसी भी लगी होनी चाहिए, जीएसटीएन भी लिखा होना चाहिए। दोनों सेपरेट और साइमल्टेनियस कंप्लीशन मेरे को या कंप्लाई करना जरूरी है। सिर्फ आरसी या सिर्फ नेम बोर्ड से काम नहीं चलेगा। क्रॉस चार्ज, सर क्रॉस चार्ज बेसिकली होता है कि जब मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विसेज दे रही है, उसको हम क्रॉस चार्ज बोलते हैं। ये जो टर्म है ये डिफाइंड नहीं है जीएसटी एक्ट में, ना ही कहीं यूज करी गई है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब एक जीएसटीएन दूसरे जीएसटीएन को सर्विसेज दे रहा है या दूसरे जीएसटीएन को गुड सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो सेम पैन के हैं, सेम एंटिटीज के 2 पार्टीज हैं, तो उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसको क्रॉस चार्ज बोलते हैं। सर ये एक जेनरिक नेम है, एक जिसे बोलते हैं ना ट्रेड पैरेलेंस के अंदर क्रॉस चार्ज एक नाम क्रिएट हो गया कि जब एक ही एंटिटी के 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसको हम क्रॉस चार्ज, या तो ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है, अगर ब्रांच ट्रांसफर के अलावा कुछ हो रहा है तो हम उसको क्रॉस चार्ज के नाम से बोलते हैं। अक्सर इसमें क्रॉस चार्ज जो है, ये अब जो डिस्कशन में कर रहा हूं ये स्पेसिफिकली एंड कैटेगोरिकली हमने अपने ऑफिसेस के लिए जो प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं वो है, हमने क्रॉस चार्ज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक कॉस्ट और एक रेवेन्यू क्रॉस चार्ज। सर कॉस्ट क्रॉस चार्ज का मतलब क्या है, मेरा हेड ऑफिस क्या कर रहा है, वो मल्टीपल प्लेसेस के लिए कॉस्ट यहाँ पे इनकर कर रहा है, वो ऑडिट करा रहा है। मेरी 10 ब्रांचेस हैं, वो 10 ब्रांचेस का ऑडिट करा रहा है, मेरी 10 ब्रांचेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मेरी 10 ब्रांचेस के लिए इंश्योरेंस लेके रख रहा है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस्ट एक जगह पे इनकर हो रही है, लेकिन उसके बेनिफिट्स 4 जगह पे जा रहे हैं, 10 जगह पे जा रहे हैं, तो वो 10 जगह पे मुझे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कॉस्ट क्रॉस चार्ज को चेक कैसे करते हैं कि क्या मैंने किसी जीएसटीएन में कोई ऐसा एक्सपेंस बुक किया है जिसके बेनिफिट्स मल्टीपल जगह पे यूज हो रहे हैं, इफ यस तो मुझे उसमें से कॉस्ट क्रॉस चार्ज करना जरूरी हो जाता है। रेवेन्यू क्रॉस चार्ज क्या होता है, सर जब एक रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक से ज्यादा जीएसटीएन का यूज हो तो उसको मैं रेवेन्यू क्रॉस चार्ज बोलता हूं। इसका एग्जांपल लेते हैं, आप महाराष्ट्र में लोकेटेड है, मुंबई में आपका ऑफिस है, आपने बोला कि आप हमारा ऑडिट कर दीजिए, मैंने बोला सर कर देंगे, ऑडिट में क्या दिक्कत है। आपने मेरे को दिल्ली या गुड़गांव के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया, एज्यूम करते हैं आपने मेरे को दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने मेरे से बात करी, लेकिन मेरी एक छोटा सा ऑफिस मुंबई में भी बना हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, दिल्ली को, आपको इनवॉइस कौन इश्यू करेगा, दिल्ली करेगा, लेकिन मैंने बोला यार मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरी मुंबई की टीम करेगी, मेरी मुंबई की टीम गई, उसने आपका ऑडिट कंडक्ट किया, क्लोज कर दिया, आपको इनवॉइस मैंने इशू करना है। अब मुंबई ब्रांच ने क्या किया, मुंबई ब्रांच ने भी तो कुछ सर्विसेज दी हैं, लेकिन वो सर्विसेज अब किसको दी हैं, उसने वो दिल्ली ब्रांच को दी है, और दिल्ली ब्रांच ने फाइनली आगे इनवॉइस इशू किया। यानी इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए दिल्ली वाला भी था जो क्लाइंट को लेके आया, उसने उसको सक्सेसफुली पिंच किया, पुश किया, और मुंबई वाला जिसने एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट किया। तो यानी यहाँ पे एक इनवॉइस दिल्ली बनाएगा कस्टमर को, एक इनवॉइस मेरे को अपनी ही ब्रांच से आएगा, इसको हम रेवेन्यू क्रॉस चार्ज बोलते हैं। यानी कॉस्ट
जब एक कॉस्ट एक ब्रांच में इस्तेमाल हुई और मल्टीपल लोकेशन में उसका बेनिफिट लिया गया। रेवेन्यू क्रॉस चार्ज का मतलब जब एक रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस काम करती है, तो उन केसेस के अंदर हमें क्रॉस चार्ज करना जरूरी है। सर ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों केसेस में जरूरी आता है। और मोस्ट कॉमन क्रॉस चार्ज क्या है, वो हेड ऑफिस की सर्विसेज है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी जनरली तो क्या होता है, जो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसपे मुझे जीएसटी पे करना है, वो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, यानी जो मैं एक्चुअल में पैसा ले रहा हूं दे रहा हूं, वही उसी पे मेरे को जीएसटी देना होता है। लेकिन इसकी दो कंडीशंस है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी मैं सिर्फ जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी की बात कर रहा हूं। सेकेंडली, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड है, वो आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट, माल बेचने वाला और खरीदने वाला, सर्विस बेचने वाला खरीदने वाला, दोनों रिलेटेड है, तो मेरी नॉर्मल वैल्यू सप्लाई नहीं बनती, मुझे रूल 28 पे जाना पड़ता है। उससे पहले जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, अगर मैं उसको देखूं तो ये मोर और लेस जो मेरी इनकम टैक्स प्लस कंपनीज एक्ट है, उन दोनों को क्लब करके एक उन्होंने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बना दी। इसमें जो सबसे मेजर चेंज है वो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर आल्सो रिलेटेड पर्सन फॉर जीएसटी पर्पसेस। तो इसकी वजह से बहुत सारे रेपरकशंस आ सकते हैं, हम अभी उसको आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रूल 28 में हमने बोला आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला होता है ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब जो मैं थर्ड बंदे को बेच रहा हूं उसी के बेसिस पे। उसी के अंदर होता है रूल 30 कॉस्ट प्लस मेथड, जिसमें मैं 110% ऑफ कॉस्ट कर देता हूं। ओपन मार्केट वैल्यू और लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। रूल 31 रेसिडुअल मेथड होता है, इसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। ऑप्शन 2 क्या था कि ए और बी रिलेटेड है, बी और सी अनरिलेटेड है। मैं हूं, ए ने बी को माल बेचा जो रिलेटेड है, बी ने वही माल सी को बेच दिया। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि 90% जो बी ने सी से चार्ज किया उसका 90% वैल्यू ए चार्ज कर देगा, तो वो उसकी प्रॉपर कंप्लायंस मानी जाएगी। और थर्ड ऑप्शन में क्या था कि जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं, अगर रेसिपिएंट को 100% क्रेडिट मिल रहा है तो आप कोई भी वैल्यू पे टैक्सेस को पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर ऑप्शन ये आता है कि सर ऑप्शन नंबर 3 तो काफी वाइड है, काफी ओपन है, तो क्या ये अलाउड है कि हम ऑप्शन नंबर 3 पे जा सकते हो? तो सर इसके अंदर मल्टीपल एडवांस रूलिंग्स आ चुकी हैं जिन्होंने ये बोला है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को बायपास करके हम ऑप्शन नंबर 3 पे डायरेक्टली जा सकते हैं। बस क्या चेक करना है कि रेसिपिएंट को 100% क्रेडिट मिलना चाहिए, यानी जो रिलेटेड पार्टी आप बात कर रहे हो, जिस रिलेटेड पार्टी की आप बात कर रहे हो, इसको 100% क्रेडिट मिलना चाहिए। हैविंग सेड सो, अगर मैं अपनी ही ब्रांच को बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी कोई रिलेटेड पार्टी की बात कर रहा हूँ, होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, ब्रदर की कंसर्न की बात कर रहा हूँ, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरी शेयर होल्डिंग है, उन सारे केसेस के अंदर मुझे आर्म लेंथ वैल्यू लेनी पड़ेगी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, अदरवाइज वो लोग मेरे ऊपर इशू क्रिएट करेंगे। यानी रिलेटेड पार्टी के अंदर 3 वैल्यूएशन है। ऑप्शन नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2 90% जो मेरी रिलेटेड ने चार्ज किया है, ऑप्शन नंबर 3 कोई भी वैल्यू। अभी इसके ऊपर हम 1-2 इलस्ट्रेशन भी करने की कोशिश करेंगे, ये वाली नहीं करें हम, उसको लास्ट में थोड़ी सी करेंगे। कैपिटल गुड्स, सर कैपिटल गुड्स जीएसटी के एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा एम्बिग्विटी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, और मेरे अकॉर्डिंगली टॉप 10 लिटिगेशन में कैपिटल गुड्स का नंबर भी सबसे पहले आएगा। आरसीएम है ही है, क्रॉस चार्ज है ही है, कैपिटल गुड्स भी जो मतलब टॉप 10 लिटिगेशंस का एक पार्टिसिपेंट रहा करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है। मैंने एसी लिया, कार ली, लैपटॉप लिया, मेरे ट्रेडमार्क्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मेरी बिल्डिंग है, मेरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, क्या ये सारी चीजें मेरे कैपिटल गुड्स हैं? मेरे सारे फिक्स्ड एसेट तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। या तो टेंजिबल एसेट्स हैं या इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यानी मेरे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल का पार्ट बनते हैं, चाहे वो टेंजिबल के अंदर बन रहे हो चाहे इंटेंजिबल में बन रहे हो। लेकिन क्या जो मेरा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है वो जीएसटी में कैपिटल गुड्स भी बनता है? तो सबसे पहला हमारे को इसी पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो जब मैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ता हूं तो वो कहता है मींस गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होंगे? वो गुड्स, यानी उनका गुड्स होना बहुत जरूरी है, द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
वो गुड्स जिनकी वैल्यू हम अपनी किताबों में कैपिटलाइज करते हैं और जिसके ऊपर हम आईटीसी ले रहे हैं और विच आर इंटेंडेड फॉर द बिजनेस यूज। तो ये नीचे वाला तो बहुत रीजनेबल है, रिडंडेंट, मतलब इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो गुड्स होना बहुत जरूरी है और जिनको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, रेवेन्यू के नेचर में एक्सपेंस ऑफ नहीं कर रहे। और गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। अब अगर मैं उन एग्जांपल्स में दोबारा आऊं, तो एयर कंडीशनर का क्या स्टेटस है? इट इज अ मूवेबल आइटम और ये गुड्स भी है, तो ये तो कैपिटल गुड्स होगा। गाड़ी अगेन मूवेबल भी, सॉरी, ट्रेडमार्क्स, आईपीआर, क्या ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये मेरे गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं? नहीं सर, ये सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं। सो टेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मेरे गुड्स नहीं हो सकते। गाड़ी अगेन सर, ये गुड्स की डेफिनेशन में आ गया क्योंकि ये मूवेबल है। क्या मेरी लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स हो सकते हैं? सर, लैंड एंड बिल्डिंग भी गुड्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। गुड्स में नहीं आएंगे तो कैपिटल गुड्स भी नहीं बनेंगे। फिफ्थ कैटेगरी लैपटॉप, अगेन गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे क्योंकि मूवेबल है। लास्टली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, अगेन वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये मेरी सर्विस हो जाएंगे। ये बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 2 मेरा बाहर हो जाता है, जहां पे उसने बोला कि अगर मैं कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाता हूं तो वो मेरा सर्विस का नेचर है, ना कि गुड्स का। इवन दो ये सारे मेरे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में नजर आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल के हिस्सों में, लेकिन जीएसटी पर्पसेस के लिए सारे कैपिटल गुड्स नहीं हो रहे। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो लिमिटेड कर रहे हैं कैपिटल गुड्स के बारे में, कि जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब मैं कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहा हूं, उसके आईटीसी का क्या लेना? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसने बोला कि अगर आप होली टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो, आपने जो कैपिटल गुड्स परचेज करे वो पूरे के पूरे टैक्सेबल के लिए, मैं माउस बनाता हूं, ये टैक्सेबल है, इसके लिए मशीन लगाई है, आपको 100% क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेन बनाते हो जो एग्जेम्प्ट है, आप पेन बनाते हो जो एग्जेम्प्ट है, इसके लिए आपको मशीन लगाई, उसका आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। यानी एक मशीन आपने बनाई जिसपे आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, यानी आप माउस बनाओगे, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, उसकी मशीन का 100% क्रेडिट। दूसरी मशीन से आप पेन बना रहे हो, वो एग्जेम्प्ट है, आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते हो, उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तीसरा है, आप पेन भी बनाते हो, आप माउस भी बनाते हो, इस पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, इस पे नहीं देते हो। आपके ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ है, अब वो एसी आप क्योंकि टैक्सेबल में भी डील कर रहे हो, एग्जेम्प्ट में भी डील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसकी एक कैलकुलेशन का मैकेनिज्म होता है रूल 43 के अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि अगर मैं टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा हूँ, सर्विसेज में 100% क्रेडिट मिलेगा, एग्जेम्प्ट में कर रहा हूं तो कुछ नहीं मिलेगा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में कर रहा हूं तो कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। और रूल 43 के अंदर एक साइंटिफिक मेथड है उसको कैसे करना है। नेक्स्ट इश्यू है कि डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स। अब मैंने कैपिटल गुड्स परचेज करे, इनपुट ले लिया, उसका इनपुट लेने के बाद अब मैं उसको बेच रहा हूं, तब मेरे को क्या अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको कैसे कंप्लीट करनी है अपनी कंप्लायंस को। एज्यूम करते हैं मैंने एक लैपटॉप परचेज किया 30,000 का, जीएसटी उस पे 5400 का है, टोटल 35,400। सो मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है, परचेज की डेट है 1 मई 2018 और मेरा टोटल क्रेडिट है उसमें 5400 का। अब 2 या 3 महीने बाद ही, मई में खरीदा था, सितंबर के अंदर इस लैपटॉप को मैं बेच रहा हूं 5,000 रुपीज का, उस पे गवर्नमेंट को जीएसटी भी दे रहा हूं 18% पे 900 रुपीज। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने 5400 रुपए का इनपुट लिया है, 900 रुपए का आउटपुट ले लिया है, मैंने 4500 रुपीज का गेन कर लिया। अब मैं गेन की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लैपटॉप था ये मैंने लिया ही अपने दोस्त के लिए था। मैंने बोला यार मैं 5400 का इनपुट ले लूंगा, 2-4-5 महीने बाद तुझे 5000 की सेल दिखाऊंगा, 5400 का इनपुट, 900 का आउटपुट, 4500 रुपए मेरे को बच जाएंगे, बाकी तू मुझे कैश दे देना। या ऐसे करके नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस हो सकती थी कि भाई मैं कैपिटल गुड्स ले लूं,
पूरा क्रेडिट लेके थोड़े टाइम बाद उसको कम वैल्यू पे डिस्पोज ऑफ कर दूं और मेरा तो काम हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला परचेज और सेल के अंदर तो आपका ये हमने कोई कंडीशन डाली नहीं कि आपको सेल लेसर वैल्यू पे नहीं करना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की तो इतना आसान नहीं होगा जितना आपने आसान बोल दिया। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हो तो वो कहता है कि आपको देना पड़ेगा हायर ऑफ द फॉलोइंग। जब मैं कोई कैपिटल गुड्स बेच रहा हूं तो हायर ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी हमारी इलस्ट्रेशन में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5,000 टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो ये देना होगा या फिर अनएक्सपायर्ड लाइफ का आईटीसी देना पड़ेगा। अनएक्सपायर्ड लाइफ का आईटीसी का मतलब क्या हुआ सर? इसको इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि मैंने एक लैपटॉप लिया था, 1 मई को लिया था, 15 सितंबर को बेच दिया। अब जीएसटी के अंदर किसी भी प्रोविजन में जब मैं जाता हूं कैपिटल गुड्स के, तो वहां पे जो कैपिटल गुड्स की लाइफ है वो 60 मंथ्स डीम किया हुआ है। 5 साल 60 मंथ्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैपिटल गुड्स किस नेचर का है। चाहे वो लैपटॉप है जिसकी लाइफ 2 साल हो सकती है, मोबाइल है 2 साल है, या एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी मशीनरी है जिसकी लाइफ जो है 50 साल है। गवर्नमेंट बोलती है हमारे लिए सब कैपिटल गुड्स बराबर है, उसकी डीम्ड लाइफ जो है वो 60 महीने होगी। पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्रेडिट पर मंथ कैलकुलेट करेंगे। मेरा टोटल 5400 रुपए का इनपुट था, इसको 60 से डिवाइड किया, आपका क्रेडिट पर मंथ कितना आ गया? 90 रुपए। यानी आपको हर महीने अगर हम मंथली क्रेडिट देते तो 90 रुपए देते। अब आपने इसको कितने महीने इस्तेमाल किया है? सर हमने 1 मई से लेकर 15 सितंबर, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने मैंने इस्तेमाल किया। कितने महीने इस्तेमाल नहीं किया है? 55 मंथ। 5 महीने अगर मंथली क्रेडिट लेता तो मेरे को कितना क्रेडिट मिलता? 90 इंटू 5, सिर्फ 450 रुपए मिलते। और कितना क्रेडिट मेरा बच जाता? 5400 माइनस 450। या अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, सिर्फ 5 महीने का क्रेडिट मिलता, 55 महीने का नहीं मिलता। अनएक्सपायर्ड लाइफ कितनी है? 55 मंथ। कितने महीने इस्तेमाल नहीं किया? 55 मंथ। तो 55 महीने का क्रेडिट मुझे गवर्नमेंट को वापसी करना पड़ेगा। तो 4950 और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू 900 और 4950 जो दोनों में हायर है, गवर्नमेंट को मुझे वो पे करना पड़ेगा। तो सर हम जब भी कोई कैपिटल गुड डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जिसपे हमने कोई क्रेडिट ले रखा है, उन सारे केसेस के अंदर ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हमने ये सेकंड लिंब को भी चेक कर लिया है कि अनएक्सपायर्ड लाइफ का क्रेडिट जो है मैं गवर्नमेंट को रिटर्न कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय से लैपटॉप की ट्रांजैक्शन है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप दे दिया ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कि आप ये लैपटॉप को इस्तेमाल कर लीजिए। लैपटॉप का परचेज प्राइस भी वही था, 30,000 प्लस जीएसटी 5400। एम्प्लॉयर ने आईटीसी भी ले लिया 5400 का। 2 साल बाद एम्प्लॉयर ने बोला हमारी पॉलिसी है कंपनी की 2 साल के बाद लैपटॉप को चेंज करना है। तो 2 साल के बाद हमने एम्प्लॉय को ही बोला कि भाई ये लैपटॉप तुमने 5,000 का लेना है तो तुम ले सकते हो, लेकिन मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है? 7500। अब इस केस के अंदर क्या जीएसटी के इंप्लीकेशन होंगे? सर ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है मल्टीनेशनल के अंदर। अब इस केस के अंदर जीएसटी के क्या इंप्लीकेशन होंगे? सबसे पहली चीज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है रिलेटेड पार्टीज है, तो मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। मुझे कहां जाना पड़ेगा? रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 के अंदर 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 ओपन मार्केट वैल्यू, ऑप्शन 2 अगर ये आगे रीसेल होता है, अगर ये लैपटॉप आगे रीसेल होता है तो जो रीसेल वैल्यू है उसका 90%। ऑप्शन नंबर 3 अगर रिसिपिएंट को 100% क्रेडिट एलिजिबल है तो वो किसी भी वैल्यू पे कर सकते हैं। इस केस के अंदर एम्प्लॉय को क्रेडिट तो मिलना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अगर ये एम्प्लॉय आगे बेचेगा और गवर्नमेंट को टैक्स देता, यहाँ पे भी वो अनरजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देगा, वो आगे बेच भी देगा तो भी मैं उस वैल्यू को नहीं ले सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी बंद हो गया। तो मेरे को इसको किस पे वैल्यू करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 ओपन मार्केट वैल्यू, जो इस इलस्ट्रेशन में 7500 की है। So option number 2 and 3 are not applicable. So value has to be derived through open market value. तो मैंने तो बोल दिया सर 7500 रुपए पे करना है, लेकिन साथ में मेरे को एक चीज और याद आ गई। सर ये तो कैपिटल गुड्स हैं,
इस पे तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 भी लगेगा। तो 18(6) के अकॉर्डिंग मैंने इसको 2 साल इस्तेमाल किया, 24 महीने इस्तेमाल किया। 60 में से 24 महीने इस्तेमाल कर लिया, 36 महीने इसको मैंने यूज नहीं किया। तो 36 मंथ्स के बेसिस पे जो मेरा क्रेडिट आ रहा है, 7500 रुपए में मेरा टैक्स बनता है 1350 रुपए। 36 महीने का जो इनपुट बनता है वो है 3240। तो 1350 और 3240 विच एवर इज हायर मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी जब जब मैं अपने एम्प्लॉय के साथ कोई कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ 18(6) देखना या सिर्फ और सिर्फ रूल 28 देखना इनकम्प्लीट है। मुझे रूल 28 भी देखना पड़ेगा, मुझे सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 भी देखना पड़ेगा, और फिर फाइनली कंक्लूड करना पड़ेगा कि मुझे किस वैल्यू पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। एक और इलस्ट्रेशन, मेरी एक ब्रांच ऑफिस दिल्ली में था, एक ब्रांच ऑफिस हरियाणा में, दोनों टैक्सेबल सप्लाई थी, दोनों की 100% टैक्सेबल सप्लाई थी। और ये लैपटॉप जो था दिल्ली में एक एम्प्लॉय के पास था, जिसको हमने हरियाणा भेज दिया। ये जो लैपटॉप था ये दिल्ली में एक एम्प्लॉय के पास था, उस एम्प्लॉय को हमने रीलोकेट करके हरियाणा भेज दिया। लैपटॉप उसके साथ ही हरियाणा चला गया। अब सर जैसे ही लैपटॉप दिल्ली से उठ के हरियाणा जा रहा है, एक सप्लाई हो रही है दिल्ली से लेके हरियाणा तक। अब इश्यू ये आ गया कि इस केस के अंदर जीएसटी के इंप्लीकेशन क्या होंगे, और यहां पे भी ओपन मार्केट वैल्यू 7500 रुपए 2 साल के बाद। 2 साल के बाद इस लैपटॉप के 7500 रुपीज मिलेंगे। अब जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होंगे? अब सर पहले तो हम देखते हैं रूल 28। रूल 28 में 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ओपन मार्केट वैल्यू, ऑप्शन 2 90% अगर हरियाणा वाली ब्रांच रीसेल करती है, ऑप्शन नंबर 3 किसी भी वैल्यू पे अगर हरियाणा को 100% क्रेडिट मिलेगा। इस केस के अंदर क्योंकि हरियाणा को 100% क्रेडिट मिलेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 एप्लीकेबल है और ऑप्शन 3 भी एप्लीकेबल है। ऑप्शन 2 क्योंकि आगे रीसेल नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों में से जो मुझे सूट करता है मैं उसको ले सकता हूं, लेकिन मेरे को सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 भी देखना पड़ेगा। अनएक्सपायर्ड लाइफ का क्रेडिट 3240 आ रहा है, तो हम इस केस के अंदर रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। हम अगर हमारे पास ये केस आता है तो हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे 3240 का टैक्स बनना चाहिए। हम ऑप्शन 3 पे जा रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू देंगे, लेकिन उसका टैक्स कितना निकल के आएगा? 3240। तो वी विल रीकैलकुलेट, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे कि इस पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, और उसके बेसिस पे हम अपना इनवॉइस इशू कर देंगे और ऑप्शन नंबर 3 में करेंगे। तो मेरा रूल 28 भी कंप्लाई हो गया, 18(6) भी कंप्लाई हो जाएगा। अब सर एक और ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं। एम्प्लॉयर जो है वो अपना एक स्टोर रन करता है जिसमें वो कपड़े सेल करता है। कुछ जो स्टॉक है वो आउट ऑफ फैशन हो गया है। अब इस केस के अंदर जो मेरी वैल्यू है, जो मेरे स्टॉक की वैल्यू है, अब मैंने क्या बोला अपने एम्प्लॉयज को, बोला कि आप ये वैल्यू पे, ये 50% ऑफ पे मेरे से ये प्रोडक्ट ले लीजिए। वैसे तो हम इसको 500 का बेचते हैं, लेकिन आप 250 का हमसे ले लीजिए क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब इस केस के अंदर मैं कैसे वैल्यू करूंगा? सबसे पहली चीज, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, तो इस पे 18(6) की बात नहीं करेंगे, इस पे सिर्फ बात करेंगे रूल 28। रूल 28 3 ऑप्शन। ऑप्शन 1 ओपन मार्केट वैल्यू, जिसके अंदर कॉस्ट प्लस 10% भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 अगर एम्प्लॉय आगे बेच रहा है तो उसका 90%, हम एज्यूम कर रहे हैं एम्प्लॉय आगे बेच नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अगर एम्प्लॉय को क्रेडिट मिलता है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ना ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेबल, ना ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है? ओपन मार्केट वैल्यू, वो हमने एज्यूम किया कि ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं अपना रूल 30 के बेसिस पे 110%, रूल 30 भी रूल 28 में लिखा हुआ है। रूल 28 के ऑप्शन नंबर 1 में बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, लाइफ काइंड क्वालिटी और कॉस्ट प्लस 10%। तो इस केस के अंदर वो आपको 50% पे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जीएसटी के अंदर टैक्स देने की बारी आएगी तो कॉस्ट निकालेगा, उसका 10% ऐड करेगा, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट थी 60%, तो 60 के ऊपर 10% ऐड करेगा, 66% के ऊपर वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। उसने आपको बेचा चाहे 50% के ऊपर। कुछ इशू सर हमें आज भी मोटर व्हीकल को लेके आते हैं कि मोटर व्हीकल की सेल के ऊपर मेरा क्या जीएसटी का इंप्लीकेशन है।
सो अगर मैंने कोई मोटर व्हीकल को परचेज किया, सबसे पहले तो जनरली उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है, तो वो मेरा मैटर क्लोज हो गया। तो अब गवर्नमेंट, सबने यही रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को करी कि सर मैं एक मोटर व्हीकल परचेज करता हूं, आप आईटीसी देते नहीं हो और टैक्स भी आपने बोला कि आप पूरा लोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये था कि आपको इसको 28% प्लस सेस पे ही पे करना है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 13/10/2017 को इसको थोड़ा सा अमेंड करके बोला आप ऐसा करो सिर्फ 65% वैल्यू पे दे दो, टोटल अमाउंट की जगह सिर्फ 65% पे दे दो। उसके बाद उन्होंने 25 जनवरी को इसको भी चेंज कर दिया, यानी 1 साल भी है, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इसको चेंज कर दिया, जो आज भी एप्लीकेबल है। उन्होंने बोला अगर आज आप कोई मोटर व्हीकल सेल करते हो, आज आप कोई मोटर व्हीकल सेल करते हो तो आपको जीएसटी कितने पे देना है। आप देखो इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी कितनी है, इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी है 100 रुपए, आप कितने का बेच रहे हो 110 का, 10 रुपए डब्ल्यूडीवी से एक्स्ट्रा ले रहे हो, हाँ सर, तो 10 रुपए के ऊपर टैक्स दे देना, 18% दे देना अगर 1200 से ज्यादा सीसी है, 12% अगर उससे कम सीसी है। तो 18% और 12% है, सेस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप डब्ल्यूडीवी से ज्यादा ले रहे हो तो पे करना है, डब्ल्यूडीवी से कम ले रहे हो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। मेरी डब्ल्यूडीवी 90 की है, मैं बेच रहा हूं 80 की, तो मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं है। टैक्स कब पे करना है, जब मेरी डब्ल्यूडीवी से ज्यादा की कलेक्शन हो रही है, और कितने पे करना है, डिफरेंशियल पे ही मुझे पे करना है, और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। अब सर एक एम्प्लॉयर था, एक एम्प्लॉय थे, इनके बीच में एक गाड़ी की भी ट्रांजैक्शन हो गई। ये गाड़ी 10 लाख रुपए की खरीदी गई थी, ऑल इंक्लूसिव थी। 5 साल के बाद एम्प्लॉयर ने ऑफर कर दिया एम्प्लॉय को कि भाई तुम ये गाड़ी ले जाओ, ये गाड़ी तुम ले जाओ, लेकिन मेरे को तुम इसके 3 लाख रुपए दे दो। मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, 4.5 लाख रुपए। मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, 4.5 लाख रुपए। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है सर, जैसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आती है मेरे दिमाग में रूल 28 ट्रिगर करना चाहिए, कि पहले तो रूल 28 ट्रिगर हो गया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में रूल 28 ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 2 और 3 एप्लीकेबल नहीं होते। 3 है क्रेडिट मिलेगा, एम्प्लॉय के क्रेडिट की बात ही नहीं करेंगे। 2 है आगे बेचेगा, एम्प्लॉय आगे नहीं बेच रहा, तो 2 और 3 को छोड़ देते हम आगे ऑप्शन नंबर 1 में, जो बात करता है ओपन मार्केट वैल्यू में। लेकिन क्योंकि कैपिटल गुड्स की बात है तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन भी होते हैं। पहले हमने 18(6) देखा, यहाँ पे हमने देखा कि डब्ल्यूडीवी से ज्यादा बेच रहे हैं तो आएगा। अब इस पूरे केस में सबसे पहले हमने डिराइव किया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि रूल 28 का ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेबल है और हमने एज्यूम किया कि ओपन मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए है, तो मेरी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वो भी 4.5 लाख रुपए। एज्यूम किया कि इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी 4 लाख रुपए है, ये एजम्पशन है फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन। तो मेरे को जीएसटी कितने पे दे देना है, तो मेरे को जीएसटी पे करना है 4.5 माइनस 4 लाख रुपीज, सिर्फ 50,000 रुपए पे मेरे को जीएसटी देने। मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 4.5 की बनी, लेकिन जितनी इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी है उतने की एग्जेम्पशन अलाउड है, तो यहाँ पे मुझे टैक्स सिर्फ 50,000 रुपए पे पे करना है। फर्क क्या आ गया कि 3 लाख रुपए को इग्नोर कर देना है, एक्चुअल सेल प्राइस को इग्नोर करना है, रूल 28 से वैल्यू लेके आनी है, इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी की एग्जेम्पशन है वो माइनस करनी है, और जो बैलेंस की फिगर आएगी उस पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सर इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारी एडिशनल अमाउंट भी हम रिकवर करते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी बनाते समय मैं कंपनी की रिम्बर्समेंट ले लेता हूं जो आरओसी में पेमेंट्स होती है, ऐसे ही बहुत सारी जगह पे हम रिम्बर्समेंट्स ले लेते हैं। उन सारे केसेस के अंदर मेरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो सर जो ट्रीटमेंट है उसका कॉन्सेप्ट है प्योर एजेंसी का। प्योर एजेंट का मतलब क्या है, वो एक्ट में डिफाइंड है। वो प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक सप्लायर हूं, आप मेरे रेसिपिएंट, मैं आपको सामान दे रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं, आप मेरे रेसिपिएंट। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है कि मैं आपको इतने का सामान बेचूं। साथ में ही हम एक और उसी कॉन्ट्रैक्ट में या एक अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि सर उस सामान की सेल के साथ साथ आप मेरा प्योर एजेंट बनना और मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा देना।
यानी अब मैंने आपको कोई इंक्लूसिव कॉस्ट नहीं बोला, मैंने तो बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है, उसने बोला आप मेरे बिहाफ पे, मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर अरेंज कर देना और उसका जो खर्चा होगा मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे दे दूंगा। यानी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप मेरा प्योर एजेंट एक्ट करोगे। दूसरा, जब मैं वो ट्रांसपोर्टर एंगेज करूंगा मैं पहले बता दूंगा भाई मैं उसके लिए एंगेज कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, हाँ पेमेंट मैं कर दूंगा लेकिन बाकी सारी चीजें उनसे बात कर लेना। तो मेरा काम सिर्फ क्या है, अरेंज करने का, ना इसमें प्रॉफिट मेरा है, ना कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, ना टाइटल मेरा। थर्ड, मैं वो ट्रांसपोर्टेशन अपने पर्पसेस के लिए नहीं कर रहा, वो ट्रांसपोर्टेशन उसके पर्पसेस के लिए हो रही है। और लास्टली मैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव करूंगा जब मेरे पास वो पेमेंट आएगी। यानी अगर ट्रांसपोर्टर ने 500 रुपए लिए तो मैं भी 500 रुपए ही रिसीव करूंगा। तो ये 4 कंडीशंस जब मैं सेटिस्फाई करता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइटल रेसिपिएंट का है, यूज भी रेसिपिएंट कर रहा है और मैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहा हूं, तो मैं बन जाता हूं प्योर एजेंट। और जैसे ही मैं प्योर एजेंट बन जाता हूं तो जो कॉस्ट मैंने इनकर करी है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो मेरी जीएसटी की ट्रांजैक्शन वैल्यू से बाहर हो जाती है। वो होता है एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर, इस केस में ट्रांसपोर्टेशन। एज प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई। वो सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने 3 कंडीशन और लगा दी। उन्होंने बोला वो तब जब आप प्योर एजेंट की फॉर्म में एक्ट कर रहे थे, पेमेंट देते समय आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट देते भी बोल रहे थे भाई मेरी नहीं है, उसके बिहाफ पे है, उसने जो पेमेंट देनी थी मैं वो दे रहा हूं तेरे को। सेकंड, मैं अपने इनवॉइस में सेपरेटली लिख रहा हूं कि ये प्योर एजेंट की ट्रांजैक्शन है, इसने पैसे ट्रांसपोर्टर ने कलेक्ट किए और उसके पीछे उसका इनवॉइस भी लगा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर ने जो रेसिपिएंट के नाम पे इशू किया है। और लास्टली, मैं जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं ये एडिशनल होना चाहिए जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूं। मेरा काम था माल बेचने का, वो बेच रहा हूं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने मेरे को बोल दिया। उस केस के अंदर ये एक एडिशनल चीज है जो मैं आपको ओवर एंड अबव एक्चुअल सप्लाई के करके दे रहा हूं। यानी इन समरी 4 कंडीशंस है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टाइटल रेसिपिएंट का होना चाहिए, यूज रेसिपिएंट का होना चाहिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहा हूं, प्लस 3 कंडीशन है, मैं जब पेमेंट कर रहा हूं मैं बता रहा हूं ये मेरी पेमेंट नहीं है, सामने वाले ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसकी पेमेंट है, मैं अपने इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट कर रहा हूं और ये एडिशनल सप्लाई है ओवर एंड अबव जो मैं कर रहा हूं। अगर ये 7 कंडीशंस मैं सेटिस्फाई कर देता हूं, उस केस के अंदर जो मेरे प्योर एजेंट की ट्रांजैक्शंस है वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी चली जाती है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रिम्बर्समेंट का। मेरा एम्प्लॉय है, वो दिल्ली के अंदर दिल्ली से यूपी जाता है एक ऑडिट के लिए। ऑडिट के टाइम में उसको पता चला कि कुछ स्टेशनरी की आइटम्स चाहिए, तो उसने वो परचेज कर ली और उसके बाद उसने मेरे से वो पेमेंट ले ली। अब इस केस में कुछ जीएसटी का इम्प्लीकेशन आना चाहिए। सर, एम्प्लॉय ने वो जो परचेज किया किसके लिए किया था? मेरे ऑफिस के लिए किया था। जब मेरे ऑफिस के लिए परचेज हो रही है, वो तो सिर्फ मीडियम है कि वो जाके ले आया, उसको इमीडिएटली जरूरत थी, लेकिन उसने मेरे नाम पे इनवॉइस कटवाया, उसने मेरे नाम पे मेरे बिहाफ पे पेमेंट करी, तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसका सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, वो रिम्बर्समेंट का एक्सपेंडिचर है। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है? खर्चा मेरा था, मैं अवेलेबल नहीं था तो उसने करके मेरे से वापसी ले लिया, लेकिन उसने इनवॉइस मेरे नाम पे कटवा दिया या अपने नाम पे भी कटवा दिया, लेकिन ये पता था कि ये ऑफिस का खर्चा है, इसलिए वो रिम्बर्समेंट जीएसटी से बाहर हो जाती है। लेकिन दूसरा केस है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपना एक ऑडिट के लिए यूपी गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये था 1 लाख रुपए ऑडिट फीस, उसमें और कुछ नहीं लिखा था। मैंने बोला सर मेरी टीम की 4 बारी विजिट हुई है, उसकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बनती है 10,000 रुपए, आप 1 लाख रुपए प्लस 10,000 दे दो। अब जो मैं रिम्बर्समेंट कर रहा हूं या रिम्बर्समेंट रिकवर कर रहा हूं कि मेरे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लगी है 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए में मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था कि मैं आपके बिहाफ पे करूंगा। सेकेंडली, वो सर्विसेज मैंने कंज्यूम करी है, जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसका यूज मैंने किया है। आप यहाँ पे देखिए मीनिंग में क्या लिखा है, उसका यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो प्योर एजेंसी के नाम पे मैं पेमेंट मांग रहा हूं, उसका इस्तेमाल किसका होना चाहिए? रेसिपिएंट के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेरी टीम कैब करके गई थी, इसका यूज मेरी टीम ने किया है।
तो इसलिए भी ये जो रिम्बर्समेंट है वो प्योर एजेंट में नहीं आती। तो आपको ये 7 पैरामीटर्स पे टेस्ट करना है कि जो रिम्बर्समेंट है क्या उस पे जीएसटी पे करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो वो सेम वैल्यू जो मेन ट्रांजैक्शन है उसके अंदर ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप अपना जीएसटी पे करेंगे। सर ये वही है सेक्शन 16(4) की जो आरसीएम मैं आज पे कर रहा हूं, जो आरसीएम मुझे आज पे करना पड़ रहा है वो पर्टेन करता है 17, 18, 18, 19 को, उसका क्या स्टेटस है। तो उस केस के अंदर आप पे करके क्रेडिट ले सकते हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का हिट पड़ेगा, लेकिन आपका क्रेडिट डी बार नहीं होता, क्रेडिट टाइम बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रही, मैं सर ब्लैक जो पैराग्राफ है नीचे उसको पढ़ रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स an invoice issued in accordance with provisions of subclause F of subsection 3 of section 31 subject to payment of tax। यानी जब तक पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं होती वो आरसीएम का जो इनवॉइस भी बनता है वो रिडंडेंट है, उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। हमने जब टैक्स पे नहीं किया तो इनवॉइस भी नहीं बना होगा, लेकिन अगर इनवॉइस बन भी गया है सॉफ्टवेयर की वजह से, तो भी जब तक उस टैक्स की पेमेंट नहीं होती तब तक मेरा वो क्रेडिट नहीं बनता। और जो चीज आज तक क्रेडिट ही नहीं बनी वो लैप्स कैसे हो जाएगी? मैंने बोला मेरा बच्चा आज पैदा हो रहा है, लेकिन उसका जो बर्थडे था वो 3 दिन पहले था या 30 दिन पहले था। सर वो आज लाइव हो रहा है, तो आज से पहले उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे मेरी रिडंडेंट हो सकती है? तो मैंने आज पे किया, आज क्रेडिट लाइव हो गया, आज क्रेडिट जिंदा हो गया, उस क्रेडिट को मैं ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी नहीं प्रॉपरली फुलफिल करी तो उस पर जो मेरा इंटरेस्ट की लेट फी के कॉन्सिक्वेंसेस है, इंटरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस है, वो मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जीएसटी या 2A 2B का जो फेट है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज आईटी सिस्टम में बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कोई बात नहीं तरुण जी, हो जाता है। क्वेश्चन सर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस of auditor for company having HO in Maharashtra and 3 branches and billing are done by auditor on HO in Maharashtra, should HO do cross charge or should use the route of ISD? Sir, if you have already obtained the registration of ISD, then आप ऑडिटर से ISD में इनवॉइस लीजिए और वहां से आप अपना उसको अपोर्शन करिए। बट इफ यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ISD, तब आप उसको क्रॉस चार्ज भी कर सकते हो। अब इशू ये आता है कि सर वेदर ISD रजिस्ट्रेशन शुड बी टेकन और नॉट। सर यहाँ पे 2 थॉट्स हैं। गवर्नमेंट सेक्शन 24 के अंदर ये बोलती है कि आपको ISD जहां पे भी ट्रिगर होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली ये भी बोलता है कि आप किसी भी चीज को रीसप्लाई कर सकते हो। तो यानी अगर मैं ऑडिटर का बिल लेके उसको आगे रीसप्लाई कर देता हूं और मेरी सारी ब्रांचेस को क्रेडिट मिल रहा है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का एक FAQ इशू किया था, उसमें उन्होंने इस चीज को डेलिब्रेट करके ये बोला है कि अगर आप लोग पूरा अपना क्रॉस चार्ज कर देते हो, अगर आप अपना पूरा क्रॉस चार्ज कर देते हो तो आपको ISD की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप क्रॉस चार्ज के ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगेन वो सिर्फ एक FAQ है, तो उसकी अपनी एक वैल्यू है। प्रैक्टिकली हम लोग ISD की रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, हम उसको क्रॉस चार्ज के बेसिस पे पे कर रहे हैं। Whether interest is payable on ITC claim but not utilized and reversed at a later date. Sir, as per section 50, मेरा इंटरेस्ट के ऊपर जो क्लैरिटी है वो ये है कि जो मैंने टैक्सेस पे कर दिए, सॉरी मेरा एक 100 रुपए का आउटपुट था, 90 रुपए का इनपुट था, तो 10 रुपए के ऊपर मुझे पे करना है। अब मैंने एक क्रेडिट ले लिया जिसको आज तक यूटिलाइज नहीं किया, उसके ऊपर मेरे को अगर बाद में फ्यूचर में कभी रिवर्स करना पड़ता है तो क्या इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। जब मैं लीगली बात करता हूं तो सर इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है का मतलब ये है कि लॉ में ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म के अंदर नहीं लिखा कि इंटरेस्ट पेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्सेस ITC ले लिया, इफ यू हैव क्लेम्ड एक्सेस ITC देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अब मैं ये बोलता हूँ सर मैंने एक्सेस ITC ले लिया लेकिन कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं किया। ITC का मतलब क्या है कि मैंने एक पैसा था आपके सप्लायर को दे दिया था, उसको अपने अकाउंट में ले जाके रख दिया,
लेकिन वो कभी भी यूटिलाइज नहीं किया, यानी आपसे कभी भी मांगा नहीं। जब तक यूटिलाइज नहीं किया, मैंने आपसे कभी मांगा नहीं। जो चीज माने आपसे मांगी नहीं, सिर्फ आपके बोला मेरे यहाँ पे रखवा दो, मैंने क्रेडिट लेजर में जाके रखवा दी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करी, तो क्या उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आता है? तो लॉजिकली स्पीकिंग उसके ऊपर इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन नहीं आता है। लेकिन डिपार्टमेंट का अपना स्टैंड ये है कि हमारे को इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। वी ऑलरेडी हैव वन ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट इन फेवर ऑफ अस, जो ये बोलती है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, कोई क्रेडिट रिवर्स किया है, वो आज तक यूटिलाइज नहीं किया हुआ था, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। लेकिन सर अभी वो हाई कोर्ट की जजमेंट है, सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, तो बहुत प्रीमेच्योर होगा मैं ये बोलूं कि ये फाइनलाइज सा हो गया। बट डेफिनेटली इसके ऊपर फाइट करके हम लोग अपना केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि क्रेडिट लेजर में रखना और उसको एक्चुअली में आपसे डिमांड करके यूटिलाइज करना आर टू सेपरेट थिंग्स। क्योंकि मैंने सिर्फ वहां जाके रखवाया है, इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मेरे ऊपर इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए। बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड, डिपार्टमेंट का अपना इस पे स्टैंड है कि वो आपको क्रेडिट नहीं देगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। We have applied for GST refund on 11 June 2019. Status shows RFD 05 not issued. No queries raised till date by department. What should the SSC do now? Sir, just confirm me whether this refund application was filed online or it was manual. Because in 2019, I don't clearly remember, but I think online had also started in this time frame. So just confirm whether it was an online application or a manual application. अगर प्राग जी ऑनलाइन है तो प्लीज बताइए है ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तब तक सर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, हाउ टू फील सर, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में ही कर लिया था। सर एक छोटी सी क्वेरी मेरी है। हाँ जी तरुण जी। हाँ जी। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, एक स्मॉल किराना ट्रेडर है जिसका रजिस्ट्रेशन है और उसकी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल भी है, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, ठीक है। तो जब मेरे को उसकी जीएसटी रिटर्न्स भरनी है, जो मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल है, क्या मेरे को वो अपनी 3B और R1 में दिखानी है? सर जैसे ही मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, तो मेरी चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मुझे वो सारी चीजें रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। मेरे पास कोई एक्सेप्शन या कोई बाईपास नहीं रह जाता। आपका जो पॉइंट है, जस्ट बिकॉज उसमें ये है, अगर मैं 100% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील करता हूँ तो मुझे एग्जेम्पशन है, मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वंस आई एम रजिस्टर्ड, तो चाहे टैक्स, सर जैसे ही मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, तो मेरी चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मुझे वो सारी चीजें रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। मेरे पास कोई एक्सेप्शन या कोई बाईपास नहीं रह जाता। आपका जो पॉइंट है, जस्ट बिकॉज उसमें ये है, अगर मैं 100% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील करता हूँ तो मुझे एग्जेम्पशन है, मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वंस आई एम रजिस्टर्ड, तो चाहे टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, मुझे उसकी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। लेकिन सर अगर ये दिखाते हैं तो कल कहीं हमारे इनकम टैक्स में और यहाँ पे मिसमैच नहीं आएगा टर्नओवर में? तो वो तो रिकंसिलिएशन बनेगी। अब यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर टर्नओवर में आजकल तो 26 AS में आ रहा है, तो अननेसेसरी वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। सर वो रिकंसिलिएशन तो रहेंगे। अब 26 AS में मेरी एक ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है और ब्रांच आगे बेचती है। मेरी 100 रुपए की टर्नओवर ब्रांच से हुई, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपए का माल भेजा, ब्रांच ने आगे 110 का बेचा। जीएसटी में टर्नओवर नजर आएगी 210, एक्चुअल टर्नओवर है सिर्फ 110, तो वो रिकंसिलिएशन तो बनेंगी। तो सर क्या हमारी जीएसटी टर्नओवर, चलो फिर लेंगे सर, इसको टाइम पहले ओवर हो रहा है मेरे को। ठीक है। अगर सर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, फिर तो आपको कुछ नहीं करना। एक बार डिपार्टमेंट में आप सिर्फ ये लिख दीजिए दैट द टाइम फ्रेम, जो भी आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, that the time limit to issue RFD 03 etc. all have been expired. Now you cannot also issue me RFD 08 जो show cause notice है, so you are required to kindly refund the amount due to the SSC. अगर वो इसको नहीं करते हैं तो आप उसके एडिशनल कमिश्नर या डेप्यूटी ज्वाइंट कमिश्नर को भी ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हो।
साइमल्टेनियसली आप एक ग्रीवियंस को मूव कर दीजिए, यानी यहाँ पे जो भी काम है, also we have submitted the information of for refund not received within सर वो इंटीमेशन आपको मतलब थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के पीरियड में क्या हो रहा था, ये पार्शियल था, पहले बिल्कुल मैनुअल था, फिर मैनुअल और ऑनलाइन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था हुआ, आज सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो ये जो बीच वाला पीरियड था, ये सबसे ट्रिकी पीरियड था, जहाँ पे बहुत सारे रिफंड आज भी अटके हुए हैं, लेकिन आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। एक बार ही आप इसकी ग्रीवियंस भी रेज कर दीजिए, साइमल्टेनियसली उनके एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को भी लेटर मूव करा दीजिए कि ऐसे ऐसे हमारे जो रिफंड्स की एप्लीकेशन है, दे हैव नॉट बीन डिस्पोज्ड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। आई थिंक समीक्षा और क्वेश्चन नहीं है, ओवर टू यू Sir, okay, sir. So after having so many technical glitches also, sir, you tried to put on a very complete and a successful show. तो तरुण जी, आपका आज के ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए आपका हार्दिक आभार। और सिंस सर आप अगर क्वेश्चंस नहीं है, सो आई थिंक मनोज जी सेकंड नेम मनोज सर जी। सर, तो फिर आप आज के वक्तव्य के ऊपर आप अपना थोड़ी सी विचारधारा करें। First of all, I convey my sincere thanks to CA Tarun Arora ji for his wonderful deliberation in spite of technical glitches today, but he have discussed and justified with the topic very accurately. और मैं इसके लिए उनका अत्यंत धन्यवादी हूँ कि जब कभी हम उन्हें याद करते हैं वो समय निकालते हैं और हमारे लिए अपने ज्ञान का प्रकाश या जो भी उनके पास ज्ञान का भंडार है हमारे साथ बांटते हैं। तो तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रतिभागी हमारे साथ बने रहे उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल समय निकाला और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आज के कार्यक्रम के प्रतिभागियों का धन्यवाद। तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ दैट आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, सॉरी फॉर दिस, आई विल एंश्योर दैट दिस इज नॉट रिपीटेड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नो सर, एब्सोल्युटली आज की इतनी टेक्निकल ग्लिचेस के बाद भी आपने एक बहुत सक्सेसफुल शो पुट ऑन किया तरुण जी। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू